नमस्कार, मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली सुबह 7:30 बजे क्लास 10th के एसएसटी का क्लास करते हैं। क्लास 10th में हम लोग अभी जो है पढ़ रहे हैं, है ना। क्लास 10th में हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आप लोग को पता है क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं। और क्रैश कोर्स में हम लोग जो है चैप्टर 1, है ना, चैप्टर 1 इतिहास में पढ़ चुके हैं। उस चैप्टर 2 तक हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में और एक चैप्टर इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ज्योग्राफी में भी हम लोग ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इस चैप्टर में कई पार्ट बना दिया गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक तो संसाधन था तो उसको हम लोग पिछले एक दिन पढ़े थे, है ना। उसके बाद हम लोग आज प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जितना भी संसाधन है सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके, है ना। सारे संसाधन के बारे में हम लोग एक एक करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, चले चलिए। तो हम लोग जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो एक एक करके इस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको एक एक करके पार्ट बाय पार्ट जो है पढ़ेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम हर सब्जेक्ट के बाद एक दिन ज्योग्राफी का पढ़ा दें एक पार्ट, ताकि आपको, है ना, जल्द से जल्द ये पहला जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, इसमें 6 पार्ट है, तो ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, है ना। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम लोग बीच बीच में, है ना, इसको पढ़ाते हुए चले। थोड़ा सा अभी ज्योग्राफी का क्लास ज़्यादा लें ताकि जो है आपका ये कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में हम आपको बिहार और आपदा प्रबंधन ये सब भी पढ़ा पाए। ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, राधे राधे, है ना। जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को राधे राधे। एक बार जल्दी से आप सब लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है ना। आज संडे का दिन है ना। आज संडे का दिन है, फिर भी हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो संडे हो या मंडे, हम लोग को क्या करना है, क्लास करते रहना है। ठीक, चलिए। तभी तो हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे 60 दिन के अंदर। और 60 दिन के हम लोग अंदर कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, और आपको साथ ही साथ कंप्लीट करते जाना है। ऐसा नहीं कि बाद में सर बैकलॉग लग गया है, सर ये हो गया, सर वो हो गया, ये सब बोलना नहीं है ना। जैसे कंप्लीट होते जाता है उसी दिन आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। कुछ कल भी कुछ भी कल पे आपको नहीं छोड़ना है ना। कल पे कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। आज का आज जो है कंप्लीट करना है ना। उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। आप समझिए कि आप लोग का 15-14 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम होना है। और एक तरीक़ा से आज हम लोग देखें तो आपका 1 तारीख है ना। 1 दिसंबर आ चुका है, 1 दिसंबर आ चुका है। तो आपके पास जो है लगभग 75 दिन का भी समय है। और हम लोग जो है अब 50 दिन के अंदर जो है इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में 15 दिन अपना रिवीजन चलेगा। ठीक है, लास्ट में 15 दिन में आपका हो जाएगा रामबाण, तांडव, है ना, अंतिम प्रहार, ये सब चीज़ जो है लास्ट के 15 दिन में आपका चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्लास को। पढ़ने वाले हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, है ना, 2025 के लिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्रैश कोर्स क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स। और ज्योग्राफी चल रहा है आपका, भूगोल जो है आपका चल रहा है ना। और ज्योग्राफी में जो चैप्टर है पहला का क, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन, है ना। पहला चैप्टर का क नंबर जो भाग है प्राकृतिक संसाधन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप मृदा संसाधन के नाम से जान सकते हैं। आप इस चैप्टर को मृदा संसाधन के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। मिट्टी ये भी हम लोग के लिए क्या है, जैसे हम लोग जाने थे संसाधन, संसाधन किसको कहते हैं, तो वे सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो मिट्टी भी हमारे क्या है, मिट्टी भी जो है हमारे, है ना, मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर मिट्टी ना हो तो हम लोग को भोजन ही ना मिले, अगर मिट्टी ना हो तो हम लोग को क्या नहीं मिले, भोजन ही नहीं मिले, खेती कहाँ होगा, है ना, खेती कहाँ होगा। तो इस वजह से जो है ना, मृदा संसाधन का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धरती माता, है ना, तो उसके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग मृदा संसाधन के बारे में इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो स्टार्ट किया जाता है ना। और देखते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए, कह रहा है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। भूमि संसाधन के बारे में हम लोग जानते हैं
मायके कह रहा है कि भूमि जो है क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब भूमि जो है वह प्रकृति के द्वारा बनाया गया है ना। भूमि भगवान के द्वारा बनाया गया एक संसाधन है। हम लोग तो यहाँ नहीं बनाए हैं इसको, तो इसीलिए कहा गया कि भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब भूमि जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया। ये जो जमीन है, धरती है, ये किसके द्वारा बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है ना। इस पर क्या क्या होता है, तो खेती, भूमि पर क्या क्या होता है, कृषि, कोई वानिकी मतलब कोई भी बगीचा लगाना, पशु चारण मतलब हम लोग पशु को चराते हैं, मछली पालन है ना, खनन मतलब खुदाई, वन्य 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 जीवन मतलब वन भी यहीं पर रहता है। उसके बाद हो गया परिवहन, गाड़ी घोड़ा चलता है कहाँ, धरती पर ही। संचार है ना, जैसे आर्थिक क्रिया भूमि पर ही क्या होता है, संपन्न होता है। इसी कारण भूमि को क्या कहा गया, एक मौलिक संसाधन कहा गया है। बोला है कि भूमि पर बहुत सारा काम होता है। जैसे आपको खेती करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। अगर आपको खेती करना है तो इसके लिए ज़मीन चाहिए। अगर आपको पेड़ लगाना है तो इसके लिए ज़मीन चाहिए। अगर आपको है ना कोई बाइक चलाना है तो इसके लिए ज़मीन चाहिए, है ना। तो मछली पालन करना है तो इसके लिए ज़मीन चाहिए। पशु को चराना है तो इसके लिए ज़मीन चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें, है ना, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो लगभग हर काम के लिए ज़मीन चाहिए। बिना ज़मीन का कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ज़मीन जो है हर काम के लिए हम लोग को चाहिए, है ना। हर काम के लिए हम लोग को ज़मीन चाहिए। इसीलिए ज़मीन क्या है, एक मौलिक संसाधन है। मौलिक मतलब बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, एकदम हमको ज़रूरी है ही इसका, बिना इसके काम नहीं चल सकता है। तो दो बात आपको भूमि के बारे में ध्यान रखना है। एक, भूमि क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा ये क्या हो गया, मौलिक संसाधन हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भूमि कैसा संसाधन है, तो ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए प्राकृतिक या मौलिक, तो ये आप लगा सकते हैं आंसर, है ना। प्राकृतिक संसाधन है और मौलिक संसाधन है। भूमि को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे और मौलिक संसाधन भी कहेंगे। प्राकृतिक क्यों कहेंगे, तो ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया इसीलिए इसको प्राकृतिक कहेंगे। और मौलिक क्यों कहेंगे, तो भूमि पर ही सारा काम होता है, जितना भी आर्थिक क्रिया है सब भूमि पर ही होता है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक संसाधन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए दोनों बात। चले आगे हम लोग नेक्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, भूमि क्या कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है, तो मौलिक संसाधन है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप। अब भूमि के भौतिक स्वरूप को है ना हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। हमारा जो धरती है इसमें मैदानी क्षेत्र कितना है, मैदानी मतलब जो एकदम समतल हो। मैदान का मतलब क्या है, जो एकदम समतल हो, एकदम बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैदानी क्षेत्र कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैदानी क्षेत्र कहेंगे। तो भारत में मैदानी क्षेत्र है 43%। कितना है, 43%, 43% जो है मैदानी क्षेत्र आपका है। उसके बाद पर्वत का बात करें कितना है, तो 30% पर्वत है। और पठार कितना है, तो 27% पठार है ना। पर्वत जो होता है वह इस तरीका का, तो मैदानी क्षेत्र हो गया एकदम समतल, एकदम सीधा जमीन है, एकदम बराबर जमीन है, तो हो गया मैदानी क्षेत्र। पर्वत है तो इस तरीका का होगा आकृति, है ना। पर्वत 30% है, इस तरीका का आकृति होगा, तो वो क्या हो गया, पर्वत हो गया, इस तरीका का जमीन होगा। तो और जहाँ पठार होगा, जहाँ पठार होगा वहाँ तो इस तरीका का जमीन होगा, थोड़ा सा चपटा, है ना, थोड़ा सा चपटा। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे जमीन, इस तरीका का जमीन जो है, तीन प्रकार का जमीन का भौतिक स्वरूप है ना। मैदान, पर्वत और पठार। मैदान, पर्वत और पठार। तो मैदान सबसे ज़्यादा है 43%, उसके बाद पर्वत है 30%, और 27% आपका क्या है, पठार है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि भारत में कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है, तो 43। भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है, तो 30, है ना। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत में कितना प्रतिशत पठारी पठारी क्षेत्र है, तो 27, है ना। ठीक है ना। चले आगे, चलिए आगे आपका है मिट्टी के बारे में। हम लोग जानते हैं, हम लोग जान लिए भूमि पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मिट्टी ही है। हम लोग मिट्टी के बारे में, चाहे पर्वत पर हो तो वहाँ भी मिट्टी है, पठार पर जाए तो वहाँ भी मिट्टी है ना। पठार पर जाए तो वहाँ भी मिट्टी है, और मैदानी क्षेत्र में जाए तो वहाँ भी क्या है, मिट्टी है। हर जगह आपको मिट्टी दिख जाएगा। तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है मिट्टी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। भूमि है तो मतलब मिट्टी है, भूमि है तो क्या है, मिट्टी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, भूमि है तो मिट्टी है। तो मिट्टी के बारे में हम लोग जानते हैं, मिट्टी क्या होता है, मिट्टी कितने प्रकार का होता है ना। इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए सर इसको लिखना भी है। देखिए
अगर आपके पास टाइम है तो कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है, नहीं तो क्वेश्चन आंसर जो इसका होगा उसको ज़रूर लिखिएगा। ये ना भी लिखिएगा तो क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखिएगा, है ना। अगर आप नोट्स प्रिंट करा लिए होंगे तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, पहले से लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट समय में हम नहीं कहेंगे कि नोट्स को लिखिए, है ना। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर आपको इसके साथ मिलेगा, नोट्स के साथ अगर आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, है ना, तो उसको आपको लिखना है, क्वेश्चन आंसर को खुद के भाषा में लिखना है ना। लेकिन नोट्स लिखने का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब पहले से लिखे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अब लिखिएगा तो हमको लगता है थोड़ा दिक्कत आपको होगा, उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। लिखना तो ज़रूरी है लेकिन उतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर अब लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को अब लिख लीजिएगा। जो लोग पहले से लिखे हुए हैं, एकदम जो फाउंडेशन बैच में जो लोग थे शुरू से और वो लोग लिखे हैं तो उनके लिए अच्छा है, वो पूरा लिख लिए हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो अब क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, है ना, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चले, और इसका नोट्स निकाल लीजिएगा। हम आपको जब नोट्स देंगे तो प्रिंट करा के उसको नोट्स निकाल लीजिएगा, उसी से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं मिट्टी हम लोग किसको कहते हैं। मृदा, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। मृदा को हम लोग अपने आम भाषा में क्या कहते हैं, मिट्टी के नाम से, इसी को तो हम लोग जानते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं मिट्टी, है ना। मिट्टी को तो सब लोग देखे ही होंगे, ऐसा कोई लोग है जो मिट्टी को नहीं देखे हैं, ऐसा कोई लोग नहीं है जो मिट्टी को नहीं देखे हैं, सब लोग हम लोग मिट्टी को देखे हैं, है ना। मिट्टी हम लोग को नीचे दिख जाता है मिट्टी, है ना। तो मिट्टी हम सब लोग देखे हैं। मिट्टी हम लोग कहते किसको हैं, तो कह रहा है कि असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, है ना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मिट्टी कहलाता है या मृदा कहलाता है। बोला असंगठित पदार्थों से मिला हुआ, असंगठित पदार्थों से बना हुआ। असंगठित मतलब जो मतलब फिक्स नहीं है कि क्या क्या चीज़ उसमें मिला हुआ है, कुछ कुछ चीज़ मिल करके और बन गया, है ना, कुछ कुछ चीज़ मिल करके और बना हुआ पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना। सारा क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखिए ये आप पर डिपेंड करेगा, अगर टाइम आपके पास ठीक ठाक लग रहा है बच्चे तो पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, और अगर टाइम का थोड़ा कमी लग रहा है तो कम से कम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर जरूर लिखिए, जो पूछा हुआ क्वेश्चन आंसर है ना, उसको जरूर लिखना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपके पास टाइम ठीक ठाक लग रहा है, आप टाइम मैनेज कर ले रहे हैं तो पूरा लिख लीजिए, है ना, पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए एक बार। और अगर आप मतलब लग रहा है कि टाइम का थोड़ा कमी हो रहा है ना, तो आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, काफ़ी होगा। ठीक है ना, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए और पढ़ लीजिए पूरा नोट्स से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिट्टी किसको कहते हैं, तो इतना भी आप लिख सकते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को ही मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। या पूरा परिभाषा लिखना है तो आपको ये लिखिए, असंगठित पदार्थों से निर्मित और असंगठित पदार्थों से बना हुआ पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मिट्टी कहा जाता है ना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। ठीक, ये हम लोग समझ लिए मिट्टी क्या है। अगर आपसे पूछे तो आपको बता देना है ना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी कैसे बनता है, तो बोल रहा है कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक, है ना, भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मिट्टी का निर्माण होता है। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, एक तो चट्टान है, कोई चट्टान है वो क्या होता है, टूटता है फूटता है। तो कोई चट्टान जो है टूटता फूटता है, उसके बाद उसका भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जैविक परिवर्तन होता है, मतलब उसका रूप बदलते जाता है बहुत दिन तक, है ना, बहुत दिन तक धीरे धीरे प्रकृति में रहते हुए उसका जो है रूप बदलते जाता है, तब जाके मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी के निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है ना, मिट्टी के निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है ना। एक तो पहले चट्टान टूटा, उसके बाद उसका परिवर्तन होता है, उसका मतलब सड़ता है, गलता है, उसका रंग बदलता है, रूप बदलता है, तब जाके क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, तब जाके क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से और उसका भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मिट्टी का निर्माण होता है। पहले क्या होता है, चट्टान टूटता है फूटता है और फिर उसका परिवर्तन होते रहता है, मतलब बहुत दिन तक सड़ते गलते रहता है, उसका भौतिक रासायनिक और जैविक तीनों परिवर्तन होता है। उसके बाद जो है क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, आगे है,
मिट्टी जो है वह परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मिट्टी जो है परितंत्र यानी पर्यावरण का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है। बोला हमारा जो परितंत्र है मतलब हमारे चारों ओर का जो सिस्टम है जो हमको दिख रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक है ना। जैसे हमको आकाश दिख रहा है, प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ हमको दिया गया है ना, उसमें अगर हम लोग देखें तो मिट्टी क्या है, सबसे एक एक जो है महत्वपूर्ण घटक है। बिना मिट्टी का कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसीलिए मिट्टी एक महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद कह रहा है मृदा कैसा संसाधन है, तो मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है मतलब मिट्टी को नवीकरणीय है, मतलब इसको नवीकरणीय किसको कहेंगे, वैसा संसाधन जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो मिट्टी एक बार आप कहीं से निकाल लीजिएगा, फिर वहां पर कहीं से मिट्टी आ जाएगा। और प्राकृतिक है मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो मिट्टी जो है यह कैसा संसाधन है, नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है, नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी कैसा है, तो मिट्टी जो है आपको नवीकरणीय संसाधन है, मिट्टी आपको क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, दोनों आपको ध्यान रखना है। तो इतना बात हम लोग मिट्टी के बारे में जाने कि मिट्टी किसको कहते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कैसे बनता है, चट्टानों के टूटने फूटने और उसके भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मिट्टी बनता है ना। और उसके बाद हम लोग जाने कि मिट्टी कैसा संसाधन है, तो मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है और मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है और मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका मिट्टी। चले हम लोग आगे, चलिए ज्योग्राफी का नोट्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिलेगा उसमें। पूरा बिहार का जो है ना पोर्शन, उसका नोट्स नहीं लिख पाए हैं, इसीलिए आपको नहीं दे रहे हैं। तो बिहार वाला हम टाइम मिलता है तो लिखते हैं, फिर आपको हम दे देंगे, फुल नोट्स देंगे ना। पूरा बुक मतलब पूरा बुक है ना, पूरा बुक मतलब पूरा बुक होना चाहिए ना, ये चीज़ है अच्छे से। जैसे आपको पॉलिटिकल का दिए हैं, जैसे आपको इकोनॉमिक्स का दिए, वैसे आधा अधूरा हम नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। चले आगे है मृदा निर्माण के कारक। मिट्टी के निर्माण का क्या कारक है ना। थोड़ा हमारा मानना है कि 1-2 दिन लेट हो, लेकिन आपको बेहतर मिलना चाहिए है ना, जिससे आप पूरा 100% आपके पास रहे और आप अच्छा से उससे उसको जो है अच्छा से अपना अपने हिसाब से उसको यूज कर पाए, है ना। चाहे नोट्स हो, चाहे को बुक का क्वेश्चन आंसर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर हो, है ना, सब उसमें रहता है। ठीक है, हमारे नोट्स में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और इससे क्वेश्चन बाहर आने का संभावना समझ लीजिए नहीं है ना। 90% क्वेश्चन हम कह सकते हैं आपको दावा के साथ कि जो हम नोट्स आपको दे रहे हैं उससे आएगा। 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन जो आपको नोट्स मिल रहा है उस नोट्स से ही 90% क्वेश्चन आएगा और 50% ये आपको बनाना है, इतना समझ लीजिए। चले तो हम लोग समझते हैं मृदा निर्माण के कारक, है ना, मृदा निर्माण के कारक, है ना। मृदा निर्माण के कारक यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जैसे अभी आप लोग सेंटअप एग्जाम दिए होंगे तो उस नोट्स से मिलाकर देख लीजिए कितना % क्वेश्चन मैच करता है। नोट्स से आपको मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन, बस 10% कुछ नया क्वेश्चन जो सेट होता है ना वो आपको नहीं मिलेगा, बाद बाकी पूरा क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। जैसे 2 विषय का आपको नोट्स दिया, उससे आप क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन मिला, ये सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पूरा मिल रहा होगा। या कोई मंथली एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। तो इसीलिए चाहे कोई मॉडल पेपर का क्वेश्चन देख लीजिए, कोई चीज़ का क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, तो आपको क्या होगा, है ना। सर आप लिखते हैं या टाइपिस्ट से लिखवाते हैं। देखिए लिखते तो हम हैं, है ना, लिख के तो हमको देना पड़ता है ना, लेकिन बाद में उसको टाइपिस्ट जो है उसको लिखता है, प्रिंट मतलब टाइप करता है टाइपिस्ट, लेकिन आंसर तो हमको लिख के देना पड़ता है ना पूरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मृदा निर्माण के कारक। मिट्टी का निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ जिम्मेवार है, मिट्टी का निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ जिम्मेवार है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है ना। मिट्टी के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ जिम्मेवार है ना। ठीक है, मिट्टी के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ जिम्मेवार है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो एक हो गया ऊंचा वच यानी धराकृति, मतलब धरती का आकृति। धरती का आकृति पर मिट्टी डिपेंड करता है कि धरती का आकृति कैसा है। धरती मान लो पर्वत है या पठार है या मैदान है, क्या है ना, जैसा होगा वैसा मिट्टी वहाँ पर होगा। अगर पर्वत होगा तो पर्वतीय मिट्टी होगा, अगर मैदान होगा तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, अगर मान लो कि पठार होगा तो वहाँ पठारी मिट्टी पाया जाएगा। तो मिट्टी का निर्माण क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, तो पहला है धराकृति यानी ऊंचा वच। ऊंचा वच कहने का मतलब है कि वहाँ पर धरती कैसा है, पर्वतीय है या पठारी है या मैदानी है। जैसा
जैसा क्या होगा वहाँ पर आकृति होगा, धरती का आकृति होगा, उस हिसाब से वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी होगा। जहाँ पर मान लो कि पर्वतीय मिट्टी है तो वहाँ पर पर्वत, जहाँ पर अगर आपको पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ क्या होगा, पर्वतीय मिट्टी पाया जाएगा। जहाँ अगर मैदानी क्षेत्र है वहाँ दूसरा मिट्टी पाया जाएगा। जहाँ पठारी क्षेत्र है वहाँ दूसरा मिट्टी पाया जाएगा। तो मिट्टी 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 जो है डिपेंड करता है किस पर, तो धराकृति पर, धरती के आकृति पर, धरती के आकृति पर। दूसरा क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, मूल सेल या चट्टान, किस चट्टान के टूटने से मिट्टी बना है। बहुत तरीका का चट्टान होता है, तो किस चट्टान के टूटने से मिट्टी बना है, इस पर भी मिट्टी का निर्माण डिपेंड करता है। जैसा चट्टान होगा, है ना, जैसा चट्टान होगा वैसा क्या होगा, मिट्टी होगा, है ना। तो मिट्टी जो है चट्टान पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीका के चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है, किस तरीका के, है ना, चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है ना। इस पर भी मिट्टी डिपेंड करेगा, जो मिट्टी बनेगा वो, है ना। उसके बाद आपका जलवायु, मतलब जहाँ पर मिट्टी है वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, इस पर भी डिपेंड करेगा। वहाँ क्या सालों भर वर्षा होता है, या सालों भर गर्मी रहता है, या सालों भर ठंडा रहता है, या मौसम वहाँ पे एकदम मतलब अच्छा रहता है। कैसा मौसम वहाँ पे रहता है, कैसा वहाँ का जलवायु है, उस पर भी मिट्टी का निर्माण डिपेंड करेगा। उस पर भी क्या करेगा, मिट्टी का निर्माण डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद वनस्पति, वहाँ पर कैसा पेड़ पौधा पाया जाता है, उस पर भी मिट्टी का निर्माण डिपेंड करेगा। वहाँ पर पेड़ पौधा कैसा पाया जाता है, इस पर भी मिट्टी का निर्माण क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसके बाद है जैव पदार्थ, है ना, मतलब मिट्टी में कौन कौन सा जैव पदार्थ पाया जाता है, इस पर भी मिट्टी का निर्माण डिपेंड करेगा। वहाँ पर जो मिट्टी है उसमें तरह तरह का जैव पदार्थ होता है, बहुत तरीका का, फास्फोरस, पोटास, है ना, कैल्शियम, बहुत सारा चीज़ होता है। तो उस मिट्टी में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, इस पर भी मिट्टी का निर्माण डिपेंड करेगा। उसके बाद खनिज कण, मिट्टी जो बना है वह किन किन खनिजों से मिल करके बना है, उसमें कौन कौन सा खनिज कण का ज़्यादा मात्रा में है और कौन कौन सा खनिज कण कम मात्रा में है, इस पर भी मिट्टी का निर्माण डिपेंड करेगा। उसके बाद है समय, मिट्टी को बनने में कितना समय लगा है। कम समय में मिट्टी बना है वो दूसरा टाइप का होगा, ज़्यादा समय का जो मिट्टी होगा वो दूसरा टाइप का होगा, है ना। ज़्यादा टाइप का जो मिट्टी होगा वह क्या होगा, दूसरा टाइप का होगा। तो इस तरीक़ा से मिट्टी के निर्माण का ये सब कारक है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन मिट्टी निर्माण के कारक हैं, या इनमें से कौन मिट्टी निर्माण के कारक नहीं है, तो यहाँ पर इसको आपके बारे में, इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये सारा ऑप्शन, तो हाँ पकड़ लीजिएगा। हाँ ये चीज़ जो है मिट्टी के निर्माण के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ मिट्टी के निर्माण के लिए ज़रूरी नहीं है। तो मिट्टी के निर्माण क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है, मिट्टी के निर्माण का कारक क्या क्या है, तो ऊंचा वक्ष या धराकृति, ऊंचा वक्ष या धराकृति, मूल सेल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। जैव पदार्थ, खनिज कण और समय, इस पर जो है मिट्टी का निर्माण क्या करता है, डिपेंड करता है। इन सभी चीज़ों पर मिट्टी का निर्माण क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें मिट्टी के प्रकार, अब हम लोग चलते हैं मिट्टी के प्रकार पर। मिट्टी जो है आपका 6 प्रकार का होता है ना। मिट्टी जो है आपका 6 प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, है ना, लाल एवं पीली मिट्टी। उसके बाद आपका लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी और आपका पर्वतीय मिट्टी। तो ये मिट्टी 6 प्रकार है। कभी कभी पूछेगा कि मिट्टी के प्रकार का नाम लिखे, मिट्टी के प्रकार का नाम लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, है ना। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए मिट्टी के बारे में, है ना। मिट्टी जो है इसका प्रकार का नाम आपको याद रहना चाहिए। 6 प्रकार का मिट्टी है, हम लोग को पढ़ना इस बुक में। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और, है ना, पर्वतीय मिट्टी। इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। जैसे, है ना, हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी आपका है। जलोढ़ मिट्टी हम लोग के यहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत में जो कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी को और भी कई नाम है। जैसे अगर हम लोग कहें कि रेगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कपास के खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है ना। कपास का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, काली मिट्टी में कपास का खेती होता है, ठीक है।
लाल एवं पीली मिट्टी देखें तो लाल मिट्टी जो होता है लाल होता है, लेकिन इसमें जब पानी पड़ता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। लाल मिट्टी में जब क्या हो जाता है ना, पानी पड़ता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इस मिट्टी के बारे में भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है लेटेराइट मिट्टी, है ना, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में ध्यान रखिए कि ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ये पूछा जाता है मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी है ना, पर्वतीय मिट्टी जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो बोर्ड पर जो चीज़ आपको हम लिखे हैं 3-4 चीज़, यहाँ से इसमें क्वेश्चन आता है मिट्टी के प्रकार में। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी, है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी, है ना। कपास का खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त माना जाता है, तो काली मिट्टी, है ना। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। यही 3-4 क्वेश्चन है जो यहाँ से ज़्यादा आता है। वैसे इसके बारे में हम लोग एक एक करके सारा चीज़ डिटेल से देख लेते हैं, है ना। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे चीज़ को डिटेल से। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं एक एक मिट्टी को देखते हैं, है ना। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, पहला मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हम लोग किसको कहते हैं, तो नदी के द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदी के द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पूछा जाता है जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे सिंधु नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो इन नदी जो बहता है उसके साथ मिट्टी भी बह करके आया, तो वही मिट्टी क्या कहलाया, जलोढ़ मिट्टी कहलाया, है ना। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, तो ये सब जो नदी है ना, ये अपने साथ बहा करके जो मिट्टी लाया उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, है ना। जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। मतलब जलोढ़ मिट्टी का रंग जो है धुंधला से लेकर के लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी जो हम लोग के यहाँ जो मिट्टी पाया जाता है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, है ना। उसको आप देखेंगे तो धुंधला धुंधला दिखेगा, हल्का लालिमा दिखेगा, भूरे रंग का दिखेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट आपका है, ये इंपॉर्टेंट है ना, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। ये तो एकदम एग्जाम में पूछना ही पूछना है ना, बांगर और खादर। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर किसको कहेंगे, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे। जो बहुत दिन पहले नदी के द्वारा बहा कर लाया गया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जो नदी के द्वारा कुछ दिन पहले बहा करके लाया गया है ना, बहुत ज़्यादा समय उसका नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको एकदम ध्यान रखना है। यहाँ से चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आना फिक्स रहता है ना। तो बांगर हम लोग किसको कहेंगे, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है नदी के द्वारा बहुत दिन पहले बहा करके लाया गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बांगर, है ना। और नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। कोई नया जलोढ़ मिट्टी है, कोई नया जलोढ़ मिट्टी है, मतलब नदी के द्वारा कुछ दिन पहले बहा कर लाया गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बांगर और खादर, है ना। पुराना बांगर, नया खादर, है ना। पुराना क्या हो जाएगा, बांगर, और नया खादर। बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लघुत्तरीय में भी आता है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बांगर हम लोग किसको कहेंगे, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे, पुराना बांगर कहलाएगा। और नया वाला क्या कहलाएगा, खादर। नया वाला आपका क्या कहलाएगा, नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक, समझ गए। जलोढ़ मिट्टी किसको कहेंगे, नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी नदी के द्वारा बहा कर लाया जाता है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, बांगर और खादर। बांगर क्या हो गया, पुराना मिट्टी, पुराना जलोढ़ मिट्टी है तो उसको हम लोग बांगर कहेंगे। और कोई नया जलोढ़ मिट्टी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या होता है, तो हम लोग के यहाँ जो सब फसल होता है जैसे गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, जो फसल उगाना है खाने पीने वाला, इसको आप उगा सकते हैं किस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। और उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उत्तर भारत कहें तो बिहार, यूपी, है ना। बिहार यूपी का जो क्षेत्र है, बिहार, यूपी, बंगाल, है ना, ये सब जो क्षेत्र है ये उत्तर भारत में आता है और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसके साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी ये पाया जाता है थोड़ा सा, है ना। उत्तर भारत के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ आपका जलोढ़ मिट्टी कंप्लीट हो गया। जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो बात याद रखना है वो दो बात याद रखना है। एक, जलोढ़ मिट्टी क्या है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और दूसरा यही पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है ना। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, चले अगले मिट्टी पर। अगला मिट्टी आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग देखते हैं, है ना। काली मिट्टी को हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो काली मिट्टी में कह रहा है कि काली मिट्टी का रंग काला एल्युमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण होता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो एल्युमिनियम और लोह यौगिक के कारण। काली मिट्टी में एल्युमिनियम और लोह यौगिक पाया जाता है, इसी के कारण काली मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। उसके बाद कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास, है ना। कपास जो होता है इसका खेती कहाँ किया जाता है, तो काली मिट्टी में ही किया जाता है। काली मिट्टी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो काली कपासी मृदा कहते हैं। इसमें कपास का खेती किया जाता है, इसीलिए काली मिट्टी को हम लोग काली कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, काली कपासी मृदा कहते हैं। तो ये पॉइंट एकदम आपको ध्यान रखना है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा मिट्टी है, तो काली मिट्टी कपास के खेती के लिए, है ना। ठीक है ना। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो दो बात आपको ध्यान रखना है, काली मिट्टी में हम लोग कपास का खेती करते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। काली मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों आपको ज़्यादा ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स रहता है हर साल। ठीक है, आगे करा काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में। इसमें महाराष्ट्र को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है ना। महाराष्ट्र को ज़्यादा ध्यान रखना है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है ना। काली मिट्टी में कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं और फल का खेती होता है। सब कुछ तो होता है, लेकिन स्पेशल क्या होता है, कपास। कपास जो है यहाँ ये बहुत अधिक क्या है, बहुत अधिक यहाँ कपास जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चले तो काली मिट्टी के बारे में हम लोग समझ लिए। दो पॉइंट ध्यान रखना है, काली मिट्टी में कौन सा चीज़ के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो कपास के लिए, है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली कपासी मृदा, है ना। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी महाराष्ट्र में और गुजरात में पाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट मिट्टी पर हम लोग। नेक्स्ट है आपका लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, अब हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी एक ही है। जैसे लाल मिट्टी होता है उसमें पानी जब पड़ता है तो वह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। लाल में अगर पानी पड़ जाता है तो वह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है ना। लाल में अगर पानी पड़ जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको लाल और पीली दोनों मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है कि लाल और पीली मृदा मिट्टी में लोहांश के उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लोहांश के उपस्थिति के कारण। लोहांश मतलब आयरन, है ना। इसमें आयरन का मात्रा पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अगर आयरन का मात्रा नहीं पाया जाएगा तो दिक्कत इसमें हो जाएगा, है ना। तो आयरन का मात्रा, है ना, पाया जाता है इस मिट्टी में, इसी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन के उपस्थिति के कारण, लोहांश के उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है ना। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लोहांश के उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। आगे कह रहा कि लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात इसका रंग पीला हो जाता है। तो लाल को पीला बनाना है तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें पानी मिलाया जाता है ना। लाल मिट्टी में जब पानी मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। उसके बाद कह रहा है लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता
है ना। लाल और पीली मिट्टी आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय के पठार में पाया जाता है। तो इतना नाम आपको नहीं ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है तमिलनाडु कर्नाटक में लाल मिट्टी पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु कर्नाटक में लाल मिट्टी पाया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यही दोनों में से कोई पूछेगा, है ना। अभी तक कोई से पूछा नहीं है। तो लाल मिट्टी में कुछ ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस एक ये पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि लाल और पीली मिट्टी में लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लाल और पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में जब पानी मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। लाल मिट्टी में जब पानी मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और ये जो लाल मिट्टी है ये तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, है ना, ठीक है ना। तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मिट्टी। क्या है? लेटेराइट मिट्टी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। चले, एक बच्चा बोला सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स मिलेगा। आप देखे नहीं अभी तक ऐप में क्या नोट्स पढ़ा हुआ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका लगभग मिला हुआ है ना आपको। ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का मिला हुआ है, जाके देखिए, बाद बाकी और सबका मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी, है ना। लेटेराइट मिट्टी हम लोग देखते हैं, है ना। लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी क्या है, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी क्या है इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, इसको हम लोग जो है जानते हैं, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेटेराइट मिट्टी। मेन आपका जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो आपका लाल मिट्टी है वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेटेराइट मिट्टी है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? ईंट, है ना। तो लेटेराइट शब्द का उत्पत्ति लेटर शब्द से हुआ है। लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। क्या होता है? ईंट, है ना। ईंट, लेटेराइट मतलब हो गया ईंट, है ना। लेटेराइट मिट्टी जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है ना। और इसका रंग लाल होता है। इसका भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? तो इसमें भी एल्युमिनियम और लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम और लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी में है ना एल्युमिनियम और लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेटेराइट शब्द का अर्थ होता है ईंट, है ना। और इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों लाल होता है? तो इसमें, है ना, इसमें जो है आपको पाया जाता है एल्युमिनियम और लोहा का ऑक्साइड, तो इस वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसमें एल्युमिनियम और आयरन पाया जाता है, इस वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है लेटेराइट मिट्टी आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, इस क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ लाल मिट्टी पाया जाता है वहीं पर उसी क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी भी पाया जाता है। जहाँ लाल मिट्टी पाया जाता है ना, वहीं पर, है ना, लेटेराइट मिट्टी भी पाया जाता है, ठीक। उसके बाद है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटेराइट मिट्टी में चाय और कहवा का उत्पादन होता है। क्या चीज़ का? चाय और कहवा का उत्पादन जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस मिट्टी में किया जाता है। इसके साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मिट्टी में काजू का खेती भी किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या चीज़ का खेती हो सकता है। तो चाय, है ना, चाय, कहवा और आपका काजू। चाय, कहवा और काजू, इसका खेती इस मिट्टी में होता है ना। चाय, कहवा और काजू इसका खेती इस मिट्टी में होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना। अभी तक पूछा नहीं गया ज़्यादा, लेकिन ये आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है ना, कि कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है किस मिट्टी में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जो है किस मिट्टी में चाय का खेती होता है, किस मिट्टी में कहवा का खेती होता है, किस मिट्टी में काजू का खेती होता है। तो आपको ध्यान रखना लेटेराइट मिट्टी, है ना। लेटेराइट मिट्टी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए? तो हम लोग देख लिए लेटेराइट मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। और इसमें जो है क्या क्या चीज़ का खेती किया जा सकता है? तो इसमें जो है खेती किया जाता है स्पेशल चाय का, कहवा का और काजू का। चाय का, कहवा का और काजू का खेती लेटेराइट मिट्टी में किया जाता है। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में चाय, कहवा और काजू का खेती किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मरुस्थलीय मिट्टी। क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी, इसको हम लोग देखते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ होगा? जहाँ बालू वाला क्षेत्र पाया जाता है। जहाँ पर बालू वाला क्षेत्र पाया जाता है वहीं पर क्या होता है? मरुस्थलीय मिट्टी होता है ना।
तो कह रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कि मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क ऋतु जहाँ अल्प वर्षा होता है, कम बारिश होता है, ह्यूमस रहित जगह होता है, बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होता है। जहाँ शुष्क ऋतु होता है, जहाँ बारिश नहीं होता है, जहाँ बालू बालू होता है, वहाँ पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। आप लोग को याद होगा राजस्थान गुजरात है ना, तो वहाँ पर जो है यही मिट्टी है। कौन सा मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी, मतलब सिर्फ बालू ही बालू आपको दिखेगा, है ना। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। बालू का रंग कैसा होता है? लाल हो सकता है या हल्का भूरा वाला भी हो सकता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी का रंग या तो लाल होगा या तो हल्का भूरा होगा। या तो इसका रंग क्या होगा? लाल होगा, या तो इसका रंग हल्का भूरा होगा। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात है ना, गुजरात आपका हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह पर पाया जाता है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात जो है, यहाँ पर जो है आपको ये मिट्टी पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज़्यादा राजस्थान इसके लिए प्रसिद्ध है ना। राजस्थान क्या इसके लिए प्रसिद्ध है? किस मिट्टी के लिए? मरुस्थलीय मिट्टी को। तो इसमें आपको राजस्थान जरूर याद रखना है ना, राजस्थान इसमें आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के बारे में यहाँ से पूछा भी जाता है। बोला है मरुस्थलीय मिट्टी में वनस्पति और उर्वरक का अभाव होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में कोई पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर है ना, इसमें उपजाऊ मिट्टी ये नहीं होता है। मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा नहीं होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में अगर हम लोग सिंचाई का व्यवस्था करें तो यहाँ पर हम लोग खेती कर सकते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में सिंचाई का व्यवस्था करके क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान। मरुस्थलीय मिट्टी पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है राजस्थान। सिर्फ यही बात आपको ध्यान रखना है मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? तो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी के ढलान पर फल का बगान या नदी घाटी में चावल का भी खेती किया जा सकता है। तो इतना ने ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि पर्वतीय मिट्टी जो है आपको पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिए मिट्टी के प्रकार, ये हम लोग क्या देख लिए? मिट्टी के प्रकार को देख लिए। ठीक है। अब हम लोग चले आगे, मिट्टी के प्रकार को हम लोग देख लिए आगे। अब हम लोग चलिए मिट्टी के प्रकार को हम लोग देख लिए आगे, हम लोग चले। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलता है? रिकॉर्डेड क्लास आप जाइए ऐप में खोलिए और लाइव, मतलब आप जाइए कंटेंट में और वहाँ पर पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, पीछे का पूरा अभी का सब कुछ, है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाता है कंटेंट में। एक लिखा होगा लाइव, दूसरा लिखा होगा कंटेंट। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करिएगा तो वहीं पर सारा रिकॉर्डेड क्लास, सारा नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग देखें मिट्टी के प्रकार, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम लोग देखें जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, है ना। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, बांगर और खादर। बांगर क्या होता है? पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना है जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में पाया जाता है। फिर काली मिट्टी के बारे में ध्यान रखना है कि काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी क्या चीज़ के खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली कपासी मृदा, काली कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जानते हैं। रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जानते हैं, है ना। ये कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है काली मिट्टी। ठीक। नेक्स्ट आपका लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लाल और पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। और ये तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक में लाल मिट्टी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसका भी रंग क्या होता है? लाल होता है। इसका भी रंग क्या होता है? लाल होता है। ये भी कर्नाटक, केरल, है ना, तमिलनाडु में पाया जाता है। लाल मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसमें चाय, कहवा और काजू का खेती किया जाता है। इसमें चाय, कहवा और काजू का खेती किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग लाल या भूरा होता है और ये आपको राजस्थान में पाया जाता है। इसमें यह मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक। तो ये हम लोग जान लिए मिट्टी के प्रकार के बारे में, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको, है ना। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं
मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है। मिट्टी के उपयोग को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है, तो एक है वन विस्तार में, मतलब यहाँ पर हम लोग वन लगा सकते हैं। मिट्टी पर पेड़ पौधा लगता है ना, जंगल, मिट्टी पर बहुत सारा आप जंगल देखे होंगे, तो मिट्टी पर हम लोग जंगल लगा सकते हैं, वन विस्तार। दूसरा है कृषि अयोग्य बंजर भूमि, बहुत सारा जमीन होता है जो बंजर होता है, उस पर कुछ नहीं कर सकते, कोई खेती होती नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बंजर भूमि कहेंगे। जिस भूमि पर खेती नहीं किया जा सकता उसको क्या कहेंगे, बंजर भूमि कहेंगे। कृषि अयोग्य है, मतलब वैसा भूमि जिस पर खेती नहीं किया जा सकता उसको हम लोग क्या कहेंगे, बंजर भूमि कहेंगे। उसके बाद हो गया गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, बहुत सारा हम लोग का जो जमीन है उस पर हम लोग खेती के अलावा और काम करते हैं, जैसे उस पर मकान बना लिए, दुकान खोल लिए, तो ये हो गया गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, मतलब जिस पर खेती नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, है ना। उसके बाद है अस्थाई चारागाह और गोचर भूमि, बहुत सारा ऐसा जमीन है जो चारागाह जिस पर होता है, गाय भैंस बकरी को चराया जाता है, तो ऐसा जमीन हो गया चारागाह वाला जमीन, है ना। उसके बाद हो गया बागीचा एवं उपवन में संलग्न भूमि, कुछ ऐसा जमीन है जिस पर बाग बगीचा लगाया गया है, बाग बगीचा वहाँ पर लगाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जमीन को उपयोग के आधार पर बहुत सारा भागों में बांटा गया, 9 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। जैसे वन लगा हुआ है तो वन वाला जमीन हो गया, कुछ बंजर भूमि हो गया, कुछ गैर कृषि कार्य में लगा हुआ भूमि हो गया, कुछ चारागाह भूमि हो गया, कुछ हो गया बाग बगीचा वाला भूमि, कुछ हो गया बाग बगीचा वाला भूमि, और है कृषि योग्य बंजर भूमि। एक होता है कृषि योग्य बंजर भूमि, ये क्या है, जो खेती के लायक है फिर भी बंजर है, मतलब वैसा जमीन जिस पर 5 साल से खेती नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे, कृषि योग्य बंजर भूमि कहेंगे। मतलब वो जमीन पर खेती हो सकता है लेकिन कोई खेती ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो बंजर हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कृषि योग्य बंजर भूमि कहेंगे, है ना। उसमें है वर्तमान प्रति भूमि, कुछ जमीन होता है जिसको कुछ दिनों के लिए हम लोग एक आध फसल के लिए उसको पड़ता छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्तमान प्रति भूमि, है ना। उसके बाद हो गया वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त वह भूमि जो 5 वर्ष से खेती ना हुआ हो, कुछ ऐसा जमीन है जिस पर 5 साल से खेती नहीं हुआ हो और उसके बाद शुद्ध बोया गया भूमि, मतलब जिस पर खेती हम लोग करते हैं उसको कहेंगे शुद्ध बोया गया भूमि। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें भूमि के उपयोग के आधार पर भूमि को 9 प्रकारों में बांटा गया है। भूमि के उपयोग के आधार पर भूमि को क्या किया गया, 9 प्रकारों में बांटा गया है ना। ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, इसमें से बस याद रखना 9 प्रकार है भूमि को उपयोग के आधार पर, है ना। भूमि को कितने भागों में बांटा गया, भूमि को 9 भागों में बांटा गया है। यहाँ से आपका ये आ जाता है कि बंजर भूमि किसको कहेंगे, तो ऐसा भूमि जो खेती के लायक नहीं है उसको क्या कहेंगे, बंजर भूमि कहेंगे। तो ये यहाँ से एक पूछा जा सकता है, बंजर भूमि किसको कहेंगे, तो जो जमीन खेती के लायक नहीं उसको बंजर भूमि कहेंगे। कृषि योग्य बंजर भूमि कहेंगे तो जिसका प्रयोग 5 साल से ना हुआ उसको कृषि योग्य बंजर भूमि कहेंगे। और वर्तमान प्रति भूमि किसको कहेंगे, तो ऐसा भूमि है ना जो 5 वर्ष से पड़ता हो तो उसको हम लोग अच्छा प्रति भूमि हो गया। प्रति भूमि वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त भी प्रति होता है, तो वह प्रति जहाँ 5 वर्ष से खेती न हो रहा हो तो उसको हम लोग कहेंगे वर्तमान प्रति के अलावा प्रति, मतलब पुराना वाला प्रति भूमि, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है यहाँ से। तो भूमि को उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है ना। भूमि को उपयोग के आधार पर आपको है ना 9 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे है, एक बच्चा कह रहे सर सिर्फ इम्पोर्टेंट लेकर के आइए, है ना, टाइम ज़्यादा लगता है, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट बताइए कौन सा टॉपिक इसमें है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, ऑब्जेक्टिव या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय वहाँ से आया ही है तो कैसे छोड़ दे। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हम बता सकते हैं, मतलब ऐसा हर टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको देखना तो एक बार पूरा ही होगा, समझना तो पूरा ही होगा। आगे करा भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक, भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक क्या है ना। आप लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। तो क्रैश कोर्स है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, इसीलिए तो अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। हाँ, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए रामबाण है, उनका तो रिवीजन कोर्स हो गया, उनका क्रैश कोर्स नहीं हुआ। जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए क्रैश कोर्स हुआ, एकदम क्रैश करके पढ़ना होगा, मतलब ज़्यादा पढ़ना होगा, है ना, पूरा इतना बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। जिनका क्रैश कोर्स है, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको, और जो लोग पढ़े हैं शुरू से तो उनके लिए रिवीजन कोर्स हो गया, उनको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, उनका तो बस खाली रिवीजन होगा, है ना। और जो लोगों का क्रैश कोर्स है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, सिंपल सा बात है। चले आगे, भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक बताइए। भूमि उपयोग का क्या क्या कारक है, भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं तो क्या क्या चीज़ देख करके भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का जब उपयोग हम लोग करते हैं तो क्या क्या चीज़ देख करके हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। एक भूमि का आकृति, पहले हम लोग देखेंगे भूमि का आकृति,
मतलब भूमि का आकृति कैसा है, पर्वतीय भूमि है कि पठारी भूमि है कि मैदानी भूमि है। जैसा भूमि होगा वैसा काम हम लोग वहाँ करते हैं। हम लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ मैदानी भूमि होगा वहाँ रहना पसंद करेंगे, पर्वतीय और पठारी भूमि पर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं उसको भू आकृति को देख करके, मतलब ज़मीन की आकृति को देख करके। उसके बाद है जलवायु। जहाँ का जलवायु अच्छा होगा वहाँ लोग रहना पसंद करेगा, जहाँ का जलवायु अच्छा नहीं होगा लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो जलवायु देख करके भी हम लोग कहीं पर बसते हैं, है ना। कहीं ज़मीन लेते हैं तो जलवायु भी वहाँ देखते हैं कि यहाँ का जलवायु अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तो वहाँ हम लोग रहते हैं, नहीं अच्छा है तो वहाँ हम लोग नहीं रहते हैं। उसके बाद आपका है मिट्टी। वहाँ के मिट्टी को भी हम लोग देखते हैं कि मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो वहाँ हम लोग रहते हैं, मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो वहाँ हम लोग नहीं रहते हैं। तो भूमि का उपयोग करने से पहले हम लोग भौतिक कारक में क्या क्या देखते हैं, तो ज़मीन का आकृति देखते हैं, वहाँ का जलवायु देखते हैं और मिट्टी देखते हैं। कहीं आप घर बनाइएगा तो वहाँ क्या क्या देखिएगा, ज़मीन लेकर के वहाँ का ज़मीन का आकृति देखिएगा कि पर्वत पर है कि मैदानी भाग में है। उसके बाद वहाँ का हम लोग जलवायु देखेंगे कि यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का मिट्टी कैसा है। ये तीनों चीज़ देख करके ही लोग क्या करता है, कहीं पर ज़मीन लेता है या ज़मीन का उपयोग करता है। ठीक है ना। उसके बाद जमीन के उपयोग का मानवीय कारक, ये तो हो गया भौतिक कारक जो प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं। और मानवीय कारक में हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जहाँ पर हम लोग जगह घर बनाते हैं वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, ज़्यादा घनत्व है कि फैल फैल वहाँ पे घर है कि एकदम सटा सटा हुआ घर है। ये हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व कैसा है ना, वहाँ पर कितना जनसंख्या रहता है ना। इसको देख करके ही हम लोग कहीं पर जमीन का उपयोग करते हैं। उसके बाद है प्रौद्योगिकी क्षमता। वहाँ का टेक्नोलॉजी कैसा है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर रोजगार का क्या साधन है ना। संस्कृति, वहाँ का संस्कृति कैसा है, कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान कैसा है, परंपरा वहाँ पर कैसा है, यहाँ का इतिहास कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा है। ये सब चीज़ को देख करके ही हम लोग कहीं पर ज़मीन लेते हैं, है ना। तो यही बात कर रहा है कि भूमि उपयोग का क्या क्या कारण है। तो भूमि उपयोग का कारण है एक भू आकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा मिट्टी, है ना। है ना। पहला आपका हो गया भू आकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा मिट्टी, है ना। पहला भू आकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा तीसरा मिट्टी। ठीक है ना। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा, ये सब चीज़ को देख करके ही हम लोग कहीं पर निवास करते हैं। कहीं पर अगर आपको निवास करना है ना, कहीं पर अगर आपको निवास करना है तो ये सब चीज़ आपको देख करके ही निवास करना होगा, है ना। करेंगे कि नहीं हम लोग ये सब देख करके निवास। ठीक। देखिए कुछ बच्चों का कहना है कि सर जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा खाली वही बताइए, तो वो हमको भी नहीं पता है कौन एग्जाम में आएगा। हम ये बता सकते हैं क्या संभावना है। बाकल वाला बात करिएगा, बकलोल वाला, तो फिर यहाँ पर आप मतलब दिक्कत है आपके लिए। ऐसा ऐसा थोड़े होता है। आपको हम क्या बता रहे हैं, मेहनत करना ही होगा। तो आप लोग मेहनत करने नहीं चाहते हैं, बस बोल रहे हैं कि हमको वही 80 को क्वेश्चन दे दीजिए जो एग्ज़ाम में आता है। अब ऐसा थोड़े है कि 80 को क्वेश्चन आपको हम दे, वही 80 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा होगा, ऐसा होता तो फिर लोग पढ़ता ही नहीं। ठीक है। तो आपको करना क्या है, मेहनत करना होगा, मेहनत से मत भागिए, है ना। मेहनत से भागिएगा। आगे हम नहीं मेहनत करेंगे तो हम पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। हम खड़ा होकर के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी मेहनत करना होगा। तो आप मेहनत से भाग रहे हैं। एक तो साल भर भागे, उसके बाद लास्ट में भी भाग रहे हैं। हमको पता है कि 80 कौन क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन आपको हम दे दे। ये ऐसा संभव है नहीं है। मतलब मेहनत करना होगा, 60 दिन मेहनत करिए कम से कम। साल भर नहीं पढ़े हैं और बकलोल वाला बात आकर के कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं आप लोग, दिमाग खराब कर देगा। करा जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही बताइए खाली। हम क्या जाने कौन एग्जाम में आएगा। एक संभावना है कि एग्जाम में ये आएगा, इसको समझिएगा तो एग्जाम में आएगा, है ना। अब साफे नहीं मेहनत करिएगा तो कैसे होगा। 60 दिन तो कम से कम करिए, लास्ट समय में मेहनत करिए 60 दिन। साल भर नहीं किए अगर कुछ लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 दिन कर लीजिए, हो जाएगा। ये भी नहीं करिएगा तो लास्ट में 15 दिन कर लीजिए, सूझ जाइए अभी भी, है ना। इसको समझिए, इतना इसमें जितना समझ में आता है समझिए। फिर लास्ट में 15 दिन जो आपको सर करवाते हैं, रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला ही रहता है तो उसको करिएगा, है ना। उसमें 500 ऑब्जेक्टिव होगा, इसी में से आपको लगभग 40 गो ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा एग्जाम में आपका।
500 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा 5 दिन में, है ना। कुछ दीर्घ लघुत्तरीय क्वेश्चन करवाया जाएगा, लगभग मान लीजिए कि आपको, है ना, 100 लघुत्तरीय क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसी में से आपका एग्जाम में लघुत्तरीय क्वेश्चन आ जाएगा। लगभग जो है 20 गो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसी में से आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो ये लास्ट में 5-5 दिन में, 15 दिन में रामबाण तांडव और अंतिम प्रहार में ये करवाया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला ही रहेगा, लेकिन संभावना है ये सब। अगर हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 90% आए, हो सकता है 80% आए, और हो सकता है 50% ही आए, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन 50% तक तो फिक्स है, आना ही है। कम से कम कितना भी दिन खराब हो तो 50% आपका आ ही जाएगा, जितना आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इतना तो आपका आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, लेकिन आप कहिएगा कि नहीं सर खाली वही बताइए जो एग्जाम में आता है, तो ये कौन सा बात हुआ। तो कोनो बाबा उबा के पास चल जाइए, वहाँ जौरी जौरी जंतर बाबा देंगे कि वो पता चल जाएगा आपको, खाली वही आएगा। एक से एक जो है ना यहाँ पर बैठा हुआ है। चलते आगे हम लोग देखते हैं भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। समझ गए। चलिए समझे। तो बस बात आपको ध्यान रखना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज नहीं करिएगा कल आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और बिना मेहनत किए नहीं करिएगा, जितना मेहनत करिएगा उतना फल मिलेगा। 30% पर भी बच्चा पास होता है ना, तो आपको 30% नंबर मिल जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी मेहनत करिएगा तो बिहार बोर्ड ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि 30% नंबर आपको आ जाता है। वैसा भी है कि आप एगो विषय में फेल कर जाइएगा तो बिहार सरकार लास्ट में ये भी करता है, एक विषय में फेल वाला को पास कर देते हैं, तो ऐसा भी कर देता है, ठीक है। तो इतना तो आ ही जाएगा, लेकिन मेहनत अगर आप कर रहे हैं 30% वाला और खोजिएगा हमको 90% आ जाए, तो ये संभव नहीं है। जितना मेहनत करिएगा उतना ही आपको फल मिलेगा, है ना। मेहनत जितना करिएगा उतना ही आपको फल मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है कि आप कुछ नहीं पढ़िएगा और आपको पूरा 90% हम नंबर दिलवा देंगे। ऐसा कोई जादू का छड़ी मेरे पास नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है ना। भूमि के बारे में कुछ बात आपको ध्यान रखना है, कुछ डाटा ध्यान रखना है, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। और भारत का जनसंख्या कितना है, 121 करोड़। 121 करोड़ भारत का क्या है, जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है, 121 करोड़। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत में जो टोटल भूमि है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। भारत में टोटल जमीन कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। बोला है लेकिन इसके 93% जो जमीन है उसी का डाटा, उसी जमीन का डाटा आंकड़ा हम लोगों के पास उपलब्ध है। हम लोग के पास जितना जमीन है उसमें से 93% जमीन का कागज हम लोग के पास है। बाद बाकी 7% जमीन जो है उसका कागज हम लोग के पास नहीं है ना। बोल रहा है कि जितना हम लोग के पास जमीन है उसमें से 93% जमीन पर तो हम लोग का कब्जा है, लेकिन 7% जो जमीन है इस पर पाकिस्तान और चीन कब्जा करके रखा हुआ है। कौन, पाकिस्तान और चीन कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका कागज हम लोग के पास नहीं है ना। मात्र 93% जमीन हम लोग का है और 7% मतलब जमीन तो पूरा हम लोग का ही है, लेकिन 93% जो है उसका आंकड़ा हम लोग के पास उपलब्ध है। और जो 7% जिस पर पाकिस्तान और चीन कब्जा करके रखा है तो वो जमीन का डाटा हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसा होता है ना हम लोग के गांव में भी कि हमारा जितना जमीन है उसमें से कुछ जमीन का कागज हमारे पास रहता है और कुछ ज़मीन कोई हमारा कब्जा करके रखा है। वो ज़मीन मेरा ही हम जानते हैं, लेकिन कब्जा कोई और करके रखा हुआ है। ऐसा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है कि भारत का ज़मीन है जितना, उसमें 93% तो भारत के पास है, बाद बाकी 7% का इसके पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो पाक अधिकृत ज़मीन है ना, जम्मू कश्मीर में ऐसा इलाका जिस पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया है और चीन जो है कब्जा कर लिया है, उस ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाया। उस ज़मीन का क्या नहीं हो पाया, सर्वे नहीं हो पाया है। तो जितना ज़मीन हम लोग के पास है ना, उसमें 93% ज़मीन का हमारे पास क्या है ना, 93% ज़मीन का हम लोग के पास आंकड़ा उपलब्ध है,
ठीक। भारत के कुल भूमि का 54% भूमि कृषि योग्य है। जितना हम लोग के पास टोटल जमीन है उसका 54% पर ही क्या होता है, खेती किया जा सकता है ना। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर टोटल जमीन है, इसका 54% भाग पर क्या किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल जमीन का कितना प्रतिशत का आंकड़ा उपलब्ध है, तो मात्र 93% का आंकड़ा उपलब्ध है ना, 93% का आंकड़ा उपलब्ध है। और कितना जमीन पर खेती लायक जमीन है हमारे पास, तो 54% जमीन खेती लायक जमीन है ना। 54% जो जमीन हम लोग के पास है वो क्या है, खेती के लायक जमीन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, पंजाब और हरियाणा जैसा जगह पर कुल भूमि का 80% भाग पर खेती होता है। पंजाब और हरियाणा जो राज्य है, यहाँ जितना जमीन है उसका 80% भाग पर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। मतलब जितना जमीन है उसके अधिकांश भाग पर लोग क्या कर देते हैं, खेती कर देते हैं, थोड़ा बहुत जमीन को छोड़ करके, है ना। अधिकांश जमीन पर क्या कर देते हैं, खेती कर देते हैं। जबकि कुछ छोटा छोटा राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार है, तो यहाँ 10% जमीन पर भी खेती नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, 10% जमीन पर भी खेती नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा खेती होता है, बाद बाकी जमीन सब ऐसे पड़ता पड़ा हुआ है। कौन कौन राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार, यहाँ पर खेती बहुत कम होता है। तो ऊपर वाला आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में 80% से अधिक जमीन पर खेती होता है, तो पंजाब और हरियाणा। किस राज्य में 80% से अधिक जमीन पर खेती होता है, तो पंजाब और हरियाणा में 80% से अधिक जमीन पर क्या होता है, खेती होता है। उसके बाद कह रहा है कि किसी देश में अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो इसके लिए 33% जमीन पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। 33% जमीन पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर पर्यावरण को आपको बचाना है, अगर पर्यावरण को क्या करना है, बचाना है, तो 33% जमीन पर क्या लगाना होगा, वन लगाना होगा। नहीं तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये कौन लेगा, ये पेड़ ही लेता है। और फिर पेड़ हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो हम लोग अगर पेड़ नहीं लगाएंगे अधिक से अधिक ज़मीन पर, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, है ना। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे ये जो है हम लोग के यहाँ ही रह जाएगा। तो इसके कारण जो है पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, है ना। पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना भी जरूरी है हम लोग को, और ऑक्सीजन को भी लेना भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या लगाना होगा, पेड़ अधिक से अधिक लगाना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना जमीन पर पेड़ लगाना चाहिए, तो 33% जमीन पर पेड़ होना चाहिए। पर्यावरण को अगर संतुलित रखना है तो 33% जमीन पर पेड़ होना चाहिए। कितना जमीन पर, 33% जमीन पर पेड़ होना चाहिए, है ना। उसके बाद है, वर्तमान में 20% भूभाग पर वन का विस्तार है। हमारे यहाँ वर्तमान में कितना प्रतिशत जमीन पर, है ना, वन का विस्तार है, तो 20% जमीन पर वन का विस्तार है। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था ना। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था। देश में 20% भूमि पर वन है। और बिहार का बात किया जाए तो यहाँ 7%, बिहार में 7% भूमि पर क्या है, वन है ना। देश में 20% जमीन पर वन है, और बिहार का बात किया जाए तो यहाँ 7% जमीन पर वन है, ठीक है। चलिए, तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। कितना प्रतिशत जमीन का आंकड़ा उपलब्ध है, 93% जमीन का। कितना जमीन खेती के लायक है, 54% जमीन खेती के लायक है। उसके बाद अगर बात करें तो 80% से अधिक जमीन पर कहाँ खेती होता है, पंजाब और हरियाणा में। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना जमीन पर वन चाहिए, 33% जमीन पर। और भारत में कितना प्रतिशत जमीन पर वन का विस्तार है, तो 20%। और बिहार में 7%। और राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था, है ना। ठीक हो गया। आगे देखते हैं हम लोग जमीन को कैसे बचाएंगे। अब जमीन जो हम लोग का खराब हो रहा है उसको कैसे बचाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भूक्षरण। भूक्षरण क्या होता है, भूक्षरण क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। चलिए सर, क्या भारत देश में 18% जमीन पर वन है। देखिए अलग अलग आंकड़ा है, अलग अलग आंकड़ा के अनुसार अलग अलग है। लगभग हम लोग 20 लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। वैसे बहुत सारा अलग अलग डाटा आता है, अलग अलग संस्था का, उसके अनुसार अलग अलग निकल के आता है डाटा, ठीक है। चले,
आगे है भूक्षरण। भूक्षरण क्या होता है ना, भूक्षरण क्या होता है, तो कह रहा है कि मृदा का अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हस्तांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। बोला मिट्टी जो है अपना स्थान को क्या कर देता है, बदल लेता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। मिट्टी क्या करता है, अपने स्थान को है ना बदल लेता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। जैसे मिट्टी उड़ गया, मिट्टी बह गया पानी में, तो इसी को भूक्षरण कहते हैं। मतलब मिट्टी का है ना, मिट्टी का अपने जगह से है ना, अपने जगह से हट जाना, मिट्टी का अपने जगह से कहीं और चला जाना क्या कहलाएगा, भूक्षरण कहलाएगा। मिट्टी जो है अपने एक जगह से मिट्टी का दूसरे जगह चला जाना, यही क्या कहलाएगा, भूक्षरण कहलाएगा। तो भूक्षरण का मतलब है मृदा का स्थान बदलना, मृदा का स्थान बदलना। मिट्टी जो है अपना क्या करेगा, स्थान को बदल लेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूक्षरण कहेंगे। ये क्यों क्यों होता है, तो मान लो जैसे बहुत बारिश हुआ तो बारिश में मिट्टी बह गया है ना, कभी बहुत हवा चलता है तो धूल के रूप में मिट्टी बह जाता है ना, धूल के रूप में मिट्टी बह जाता है, तो इसी के कारण क्या होता है, मिट्टी अपना स्थान बदलता है ना। मिट्टी अपना स्थान कैसे बदलता है, समझ गए, बारिश हो गया है ना, या हवा चला, तो इसके कारण मिट्टी अपना क्या कर लेता है, स्थान बदल लेता है। ठीक, चलिए, तो भूक्षरण समझ गए, मिट्टी का अपने स्थान से है ना स्थानांतरित होना यानी दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, भूक्षरण कहलाता है। मिट्टी का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, भूक्षरण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है भूक्षरण के कारण। भूक्षरण का क्या क्या कारण है, क्यों क्यों भूक्षरण होता है, मतलब मिट्टी अपना स्थान क्यों बदलता है, तो गुरुत्व बल के प्रभाव से। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे गुरुत्व बल, मतलब धरती के अंदर से एक बल लगता है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल कहते हैं। तो उस गुरुत्व बल के प्रभाव से मिट्टी जो है क्या हो जाता है, कभी अंदर धंस जाता है ना, कभी अंदर धंस गया, अंदर धंस गया मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, भूक्षरण हो गया। उसके बाद है उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ। अब उद्योग से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसको मिट्टी पर हम लोग फेंक देते हैं, तो वहाँ का मिट्टी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वहाँ का मिट्टी खराब हो जाता है, तो इसके कारण भी मिट्टी का भूक्षरण होता है। उसके बाद विभिन्न प्राकृतिक कारक, जैसे गतिशील जल, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी आता है तो वो मिट्टी को बहा करके लेके चल जाता है। पवन मतलब हवा आता है तो वो मिट्टी को बहा कर लेकर के चल जाता है। उसके बाद हिमानी है ना, बहुत ज़्यादा बर्फ उर्फ गिरा तो वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। समुद्र का लहर आता है तो इसके द्वारा भी मिट्टी को नुकसान होता है। तो ये जो है जल, पानी, पवन, हिमानी, समुद्र का लहर, इससे भी मिट्टी क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह बह जाता है। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद है कि वनो उन्मूलन मतलब पेड़ को हम लोग ज़्यादा काटते हैं, इससे भी मिट्टी का क्या होता है, भूक्षरण होता है। अति पशुचारण मतलब ज़्यादा पशु को चरा देते हैं जमीन, तो इससे भी मिट्टी का क्षरण होता है। अधिक सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं ना मिट्टी धंस जाता है, ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो मिट्टी क्या हो जाता है, धंस जाता है। खनन मतलब कहीं पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है ना। और बहुत सारा रसायन का प्रयोग हम लोग, बहुत सारा केमिकल का प्रयोग करते हैं खेती में, तो इससे भी मिट्टी खराब होता है। तो मिट्टी का खराब होने का मेन कारण ये वाला आपको ध्यान रहना चाहिए। वनो उन्मूलन मतलब ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वन को काटते हैं, इससे मिट्टी खराब होता है। अति पशुचारण मतलब पशु को ज़्यादा चराते हैं, इससे मिट्टी खराब होता है। अधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा पानी पटा देता है, इससे भी मिट्टी खराब हो जाता है। खनन मतलब कहीं पर खुदाई करते हैं तो उससे गड्ढा हो जाता है, इससे भी मिट्टी खराब हो जाता है। और बहुत सारा केमिकल का उपयोग, हम लोग खेती करने के लिए बहुत सारा केमिकल का उपयोग करते हैं, इससे भी मिट्टी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, हाँ पूछा जाता है कि पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। पंजाब का जमीन क्यों खराब हो रहा है, ज़्यादा सिंचाई करने के कारण। पंजाब का जमीन क्यों खराब हो रहा है, अधिक सिंचाई करने के कारण। तो पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या, अधिक सिंचाई। बहुत ज़्यादा हम लोग सिंचाई करते हैं, इससे पंजाब का जमीन क्या हो गया, खराब हो गया है। इसके अलावा खनन के उपरांत, खनन के बाद है ना, खाई एवं मलबा को खुला छोड़ दिया जाता है, यानी गड्ढा छोड़ दिया जाता है। खुदाई कहीं पर किया जाता है, कोयला निकाला, पेट्रोल निकाला, उसके बाद क्या किया, गड्ढा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके कारण जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ज़मीन क्या हो गया, खराब हो गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो ज़मीन है जहाँ पर खनिज पाया जाता है, तो यहाँ का ज़मीन इसी वजह से खराब हो गया। किसके कारण, खनन के कारण। किसके कारण, खनन के कारण। उसके बाद है उड़ीसा में वनो उन्मूलन, बहुत ज़्यादा पेड़ को काटने के कारण उड़ीसा का ज़मीन क्या हो गया, खराब हो गया है ना। बहुत ज़्यादा पेड़ को काटने के कारण उड़ीसा का ज़मीन खराब हो गया है। उसके बाद अगर बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा
पशु को चराया गया, पशु को चराया गया, इस वजह से यहाँ का ज़मीन खराब हो गया। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई, है ना। उसके बाद खनन के कारण कहाँ का ज़मीन खराब होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, वहाँ पर खुदाई होता है, इसके कारण। उड़ीसा का ज़मीन क्यों खराब होता है? वनो उन्मूलन, बहुत ज़्यादा पेड़ को काट देते हैं, इससे उड़ीसा का ज़मीन खराब हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें, है ना, उसके बाद अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा पशु को चराने के कारण कहाँ का ज़मीन खराब होता है? तो गुजरात, है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज़मीन खराब हो जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज़मीन खराब हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो जमीन भूक्षरण क्या होता है? तो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण का बहुत सारा कारण है, देख लिए हम लोग भूक्षरण का क्या क्या कारण है। अब हम लोग चलते हैं आगे। भू संरक्षण मतलब भूमि को बचाएंगे कैसे, मिट्टी को कैसे बचाएंगे, है ना, मिट्टी को कैसे बचाएंगे इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। मिट्टी को बचाना कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। भू संरक्षण मतलब मिट्टी को कैसे बचाना है। तो कह रहा है कि मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी का जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है। तो मिट्टी को बचाने के लिए हमको क्या करना होगा? एक तो मिट्टी के कटाव को रोकना है, ऐसा व्यवस्था करना है कि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह बह करके नहीं जाए, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके नहीं जाए। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ व्यवस्था करना होगा। तो इसी को हम लोग भू संरक्षण कहते हैं, मतलब मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना, मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को क्या करना? बढ़ाना, यही क्या कहलाता है? भू संरक्षण। तो भू संरक्षण का मतलब क्या होता है? मिट्टी के, है ना, मिट्टी को क्या करना? मिट्टी को कटाव को रोकना और मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना, दोनों क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है, मतलब भूमि को बचाना। इसका क्या क्या उपाय है, कैसे हम लोग जमीन को बचाएंगे? फसल चक्र के द्वारा। फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र क्या होता है? तो मान लो दो आपको खाने वाला फसल है, उसके बीच में एक दाल का फसल लगाना है, इससे जो है क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। दो खाने वाला फसल हो गया, तो उसके धान और गेहूं लगाए, उसके बीच में एक दाल का फसल लगाना होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते इसी को हम लोग कहते हैं फसल चक्र। तो इसके द्वारा भूमि को बचाया जा सकता है ना। दाल का फसल क्यों लगाया जाएगा? तो दाल में दाल का जो होता है ना, दाल का फसल लगाने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग को, मान लो कि एक अगर गेहूं लगाए, एक अगर धान लगाए, है ना, दो अगर क्या लगाएं, दो अगर आपको हम लगाएं खाने वाला फसल, तो उसके बीच में एक दाल का फसल लगाना होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? फसल चक्र, है ना। दो खाने वाला फसल के बीच एक दाल का फसल लगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है, ठीक। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर समोच्च जोताई किया जाता है। समोच्च जोताई मतलब जो है उसको इस तरीका से वहाँ पर जोताई किया जाता है ना। तो इसको हम लोग समोच्च जोताई कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी, है ना, कम भागता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समोच्च जुताई के नाम से जानते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च जुताई अगर करेंगे तो वहाँ मिट्टी नहीं बहता है, मिट्टी नहीं भागता है एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद है पवन अपर्दन वाला क्षेत्र, मतलब जहाँ पर हवा ज़्यादा चलता है वहाँ पर हम लोग पट्टिका कृषि करते हैं। पट्टिका कृषि किसको कहते हैं? तो खेतों के बीच में घास लगा देना, है ना, खेती करते हैं उसके बीच बीच में घास लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पट्टिका कृषि कहते हैं। तो जहाँ हवा ज़्यादा चलता है वहाँ पर पट्टिका कृषि करके ज़मीन को हम लोग बचाते हैं। उसके बाद है केमिकल का कम से कम उपयोग करना है। केमिकल का क्या करना है? कम से कम उपयोग करना है। तो भूमि को बचाने का ये सब उपाय है। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र, है ना, समोच्च जोताई, पट्टिका कृषि और केमिकल का कम उपयोग, ये आपको ध्यान रखना है ना। मेढक जो है इसका प्रजनन दर क्यों कम हो रहा है? एंड्रीन नाम का केमिकल के कारण। हम लोग खेत में एंड्रीन नाम का केमिकल का उपयोग करते हैं, इस वजह से मेढक का प्रजनन दर क्या हो गया? कम हो गया, मतलब मेढक को बच्चा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं जल क्रांतता किसको कहेंगे? जल क्रांतता के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो बोला अति सिंचाई के कारण, है ना, अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमा हो जाना जल क्रांतता कहलाता है। बहुत ज़्यादा हम लोग सिंचाई करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है कहीं पर, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जल क्रांतता, मतलब जल का क्रांति आ जाता है, जल का बहुत अधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है? जल क्रांतता कहलाता है। कहीं पर हम लोग सिंचाई किए और एकदम बोरिंग चला के छोड़ दिए, खेत में क्या हो गया? पानी एकदम बहुत ज़्यादा भर गया, जितना जरूरी नहीं है उससे ज़्यादा। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होता है। तो बहुत अधिक पानी कहीं पर जमा हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जल क्रांतता कहेंगे। क्या कहेंगे? जल क्रांतता कहेंगे।
उसके बाद है समुच्च जोताई। समुच्च जोताई क्या होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में है ना मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेत का जुताई वृत्ताकार रूप में किया जाता है, इसी को हम लोग समुच्च जोताई कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीका का खेती किया जाता है, वृत्ताकार रूप में जोताई किया जाता है, ताकि क्या हो, मिट्टी भागे नहीं नीचे, है ना, पहाड़ से नीचे मिट्टी नहीं भागे, इसीलिए वहाँ पर वृत्ताकार रूप में पहाड़ी क्षेत्र पर जो है जोताई किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुच्च जोताई कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सोपानी कृषि। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में। पहाड़ी इलाका में सोपानी कृषि होता है, यही हुआ है ना, तो ये उत्तराखंड में बहुत अधिक प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक। एक होता है पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि कहाँ है, तो जहाँ हवा ज़्यादा चलता है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में फसल के बीच में घास लगा दिया जाता है। मान लो फसल है, फसल के बीच बीच में क्या लगा दिया हम लोग, घास का पट्टी लगा देते हैं ताकि मिट्टी नहीं उड़े, तो इसी को हम लोग पट्टिका कृषि कहते हैं ना, है ना। फसल के बीच में घास का पट्टी लगा देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पट्टिका कृषि कहते हैं। फसल चक्र क्या है, तो दो खाने वाला फसल के बीच है ना एक दलहन या तिलहन का फसल लगाना फसल चक्र कहलाता है। दो खाने वाला फसल के बीच एक दलहन या तिलहन का फसल लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फसल चक्र कहेंगे। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और फसल का उपजाऊ क्षमता बढ़ता है ना। दो खाने वाला फसल है, मान लो एक धान है एक गेहूँ है, उसके बीच में एक दाल या तिल का दलहन या तिलहन का फसल लगाया जाता है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ता है। मिट्टी का क्या होता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत, जो आज हम लोग पढ़े यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा समझ लिए भूमि संसाधन के बारे में। बताइए भूमि संसाधन के बारे में पूरा आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। हाँ, तो ये आपका रहा है ना, ये आपका क्या रहा, ये आपका भूमि संसाधन रहा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वहाँ पे हम बता भी दिए कि ये ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके साथ साथ पूरा चैप्टर को हम बताएं, क्योंकि चैप्टर में हर जगह से क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, तो इसीलिए हम लोग पूरा चैप्टर को देखे हैं। और एक क्लास में हम लोग चैप्टर देख रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम 4 क्लास में पढ़ाते हैं फुल कोर्स में। इसी चीज़ को 4 क्लास में हम फुल कोर्स में पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको हम 1 क्लास में पढ़ा रहे हैं, है ना, यानी हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, यही चीज़ जो है हम लोग को करना होगा, तब जाके ये होगा। तो क्वेश्चन आंसर भी आज ही करना है आप लोग को, क्वेश्चन आंसर भी आज ही करना है ना आप लोग को। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग आज ही कर लेते हैं। ज्योग्राफी में ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग है ना क्वेश्चन आंसर भी आज ही करते हैं इसका। ठीक है, चलिए, तैयार है आप लोग क्वेश्चन आंसर के लिए। थोड़ा सा हम चाय पीते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन आंसर अब हम लोग देखते हैं। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा नहीं। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं तो सारा क्वेश्चन आंसर अपने आप बन जाएगा, उसी पर आधारित है ना। तो जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर आधारित तो सारा क्वेश्चन आंसर होगा, तो तुरंत अभी हम लोग का बन भी जाएगा, है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में चैप्टर का संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग एक दिन में पूरा चैप्टर को ले करके चलेंगे। ठीक है, चलें। चलिए,
पहला, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? कौन ऐसा केमिकल है जो मेढक के प्रजनन को क्या कर रहा है ना, रोक रहा है? मेढक के प्रजनन को, प्रजनन के कारण वह जो है वह बाधा उत्पन्न करता है। तो एंड्रीन नाम का एक केमिकल है, एंड्रीन नाम का एक केमिकल है जो मेढक को प्रजनन को रोक रहा है। हम लोग एंड्रीन का बहुत अधिक प्रयोग किए, जिस वजह से अब मेढक दिखना बंद हो गया। मेढक क्या हो गया? दिखना बंद हो गया। पहले आप देखते हैं मेढक कहीं दिखता है? नहीं। क्यों नहीं दिखता है? तो हम लोग एंड्रीन नाम का बहुत अधिक केमिकल का प्रयोग किए, इस वजह से जितना मेढक था, वह एंड्रीन नाम का जो केमिकल था वो मेढक के लिए जहर का काम करता है, और इस वजह से सारा मेढक खत्म, सारा मेढक क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यही आपको ध्यान रखना है कि एंड्रीन नाम के केमिकल के कारण जो है मेढक का संख्या में क्या आ गया है? कमी आ गया है ना। एंड्रीन नाम जो है इसके, है ना, इसके, है ना, समझ गए? एंड्रीन नाम के केमिकल के प्रयोग के कारण जो है ये हुआ है कि इसका संख्या कम हुआ है। किसका? मेढक का। इस तरीक़ा से बहुत सारा जानवर है जो विलुप्त होते जा रहा है तरह तरह के केमिकल के प्रयोग के कारण, है ना। तरह तरह के केमिकल के प्रयोग के कारण क्या होते जा रहा है? बहुत सारा जो मतलब बहुत सारा जो पशु पक्षी है, जानवर है ना, ये सब चीज़ धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। ठीक। उसके बाद है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो अभी तुरंत आपको बताया, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आपको जाना जाता है ना। कपास की खेती के लिए इसको जाना जाता है। काली मिट्टी को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? तो काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम लोग काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और इसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी इसी को कहते हैं, है ना। रेगुर मिट्टी जो है ये भी हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, रेगुर मिट्टी भी हम लोग काली मिट्टी को ही कहते हैं। तो काली मिट्टी का दो नाम है, काली कपासी मृदा और उसके बाद रेगुर मिट्टी, दोनों जो आपका है यही है। ठीक है, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और ये जो होता है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। ये मिट्टी क्या होता है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय मिट्टी यूपी में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है, मरुस्थलीय मिट्टी के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है ना। बालू वाला मिट्टी कहाँ पाया जाएगा सबसे ज़्यादा? राजस्थान में, है ना। तो राजस्थान में आपका जो है मरुस्थलीय मिट्टी, राजस्थान, गुजरात, ये जो इलाका है यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब का जो भूमि है वह क्यों खराब हो रहा है? पंजाब का भूमि तो अधिक सिंचाई के कारण, पंजाब में बहुत अधिक सिंचाई किया गया, इस वजह से उसका ज़मीन क्या हो रहा है? खराब हो रहा है ना। पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण उसका ज़मीन क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण ज़मीन क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किसको हम लोग कहते हैं? तो पुराना वाला को हम लोग जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और एक होता है जलोढ़ मिट्टी बांगर, और एक होता है खादर। बांगर किसको कहते हैं? पुराना वाला को बांगर, है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? बांगर, और नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मिट्टी के निर्माण का कारक कौन कौन है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, ये सब कुछ देख करके मिट्टी, ये सब चीज़ के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी निर्माण का कारक क्या है? जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है। जलवायु भी है, वनस्पति भी है, और चट्टान भी है। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है पूछा जा रहा है। काली मिट्टी आपको कहाँ पाया जाएगा? झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है। कहाँ? काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक। आय करा कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नया जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नया जलोढ़ मिट्टी। पुराना को क्या कहते हैं? बांगर, और नया को खादर, है ना। तो नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। नवीन जलोढ़, नवीन मतलब क्या होता है? नया। तो नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर, और पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद रेगुर मिट्टी हम लोग किसको कहते हैं? रेगुर मिट्टी हम लोग किसको कहते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी जो होता है इसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो आपका काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बैंक का, है ना। अब देख लिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो है कहाँ से आया है ना। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपको हम जो बताए थे कि ये सब इंपॉर्टेंट है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, वहीं से जो है ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ बनता है? क्वेश्चन बैंक में बनता है। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट हम टिक बोल देते हैं या टिक लगा देते हैं वहाँ से। ठीक है,
चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। चलिए तो बताइएगा जलोढ़ मिट्टी में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटास, है ना। जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटास, है ना, अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब जो है थोड़ा कम पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जो होता है क्या होता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। और ये उत्तर भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी का अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र एक नंबर पे आता है काली मिट्टी में, है ना। काली मिट्टी में महाराष्ट्र जो है आपका एक नंबर पे आता है। उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाले होता है। कैसा होता है, लाल होता है लेटेराइट मिट्टी का। इसमें जो है चाय, कहवा, काजू ये सब चीज़ का खेती किस मिट्टी में होता है, लेटेराइट मिट्टी में ही होता है ना। नेक्स्ट आपका मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, कौन सा मृदा का बात किया जा रहा है, कौन सा मिट्टी, है ना, शायद जलोढ़ मिट्टी होगा यहाँ पे। तो जलोढ़ मिट्टी का बात किया जाए तो यूपी हो जाएगा, है ना। अगर जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर बात किया जाए कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ है, तो यह सबसे अधिक मतलब जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितना भूमि है, भारत में चारागाह भूमि कितना है। चारागाह मतलब जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, तो ये लगभग 4% जमीन जो है वो क्या है, चारागाह भूमि है। कितना, लगभग 4% जमीन जो है ये क्या है, चारागाह भूमि है। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत में पहाड़ से भरी भूमि कितना प्रतिशत है, भारत में पहाड़ से भूमि भरी हुई भूमि कितना प्रतिशत है लगभग, तो पहाड़ से भरी हुई भूमि का बात किया जाए तो हम लोग देखे थे 30%। 40% आपका क्या है, 40% मैदानी क्षेत्र है, 30% जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र है ना। और उसके बाद कुछ पठारी क्षेत्र भी है, कुछ क्या पठारी क्षेत्र भी है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 30%। पहाड़ से भरी हुई भूमि कितना प्रतिशत, 30% पहाड़ी भूमि हम लोग के यहाँ पर है। आ गया प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो नदी घाटी है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। किस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, पुराना को बांगर, पुराना को क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, है ना। बांगर यहाँ लिखा नहीं, भांगर लिखा गया है, तो इसको बांगर कर लीजिए। पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहा, ये 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 जो क्वेश्चन है ये आपका रहा, है ना। इसमें से बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है ना। चलिए तो आपको हम समझा दिए, सारा 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, 20 क्वेश्चन, है ना। उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो बात है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक 20 क्वेश्चन में, बताइएगा 20 क्वेश्चन में कोई दिक्कत। अभी तुरंत पढ़ाएं तो हम लोग देखें तो लगभग सब आपको आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, चले। चलिए लघुत्तरीय पर, लघुत्तरीय प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी आधार पे होगा, एकदम इजी। देखिए पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताइए। जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी उत्तर भारत।
चलिए साउंड आ गया है ना। थोड़ा लंबा क्लास होता है, इस वजह से पूरा बैटरी ही डाउन हो जाता है। कितना फुल फुल चार्ज करके लाते हैं फिर भी बैटरी क्या हो जाता है इसका, डाउन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं अब लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं, है ना। लघुत्तरीय देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। आवाज़ अब सही हो गया होगा, है ना। पूरा फूल करके लाते हैं फिर भी यहाँ पर एकदम पूरा हाफ हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, देखते हैं जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। जलोढ़ मिट्टी का कहाँ कहाँ विस्तार है? यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम। मेन रूप से इसमें बिहार, यूपी और बंगाल को आप याद रखेंगे। बिहार, यूपी, बंगाल में जो है कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी में कौन सा खेती होता है, तो हम लोग के यहाँ कौन सा खेती होता है? चावल, दाल, गेहूँ सब यहाँ पर होता है। गन्ना हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ, दलहन हुआ, तिलहन हुआ, सब हम लोग के यहाँ उपजाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो बिहार, यूपी में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और यहाँ जो है कौन सा फसल उगाया जाता है, तो गेहूँ, धान, है ना। गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना आदि का जो है उत्पादन कहाँ होता है, जलोढ़ मिट्टी में होता है। ठीक। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? अभी आपको तुरंत हम बताए थे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए, है ना, वृत्ताकार रूप में खेत का जोताई किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी जो है नहीं बहे, इसके लिए जो है क्या कहता है, वृत्ताकार रूप में खेत का जोताई किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार क्षेत्र में क्या किया जाता है, खेत का जोताई किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समोच्च कृषि। ताकि क्या हो, ताकि जो है आपका, है ना, मिट्टी नहीं बहे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद है कि पवन अपर्दन वाला क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जहाँ पर पवन अपर्दन होता है, मतलब ज़्यादा हवा चलता है, वहाँ पर मिट्टी का कौन सा, वहाँ पर खेती कैसे किया जाता है, किस सिस्टम से खेती किया जाता है? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि किया जाता है। कैसा? पट्टिका कृषि वहाँ पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें फसल के बीच में घास का पट्टी लगाया जाता है। पट्टिका कृषि में क्या होता है, फसल के बीच में घास का पट्टी लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, है ना, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि किया जाता है। इसमें जो है क्या किया जाता है, फसल के बीच बीच में घास लगा दिया जाता है। फसल के बीच बीच में घास लगा दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है, भारत के किन भाग में नदी डेल्टा का विकास हुआ है ना, और यहाँ की मिट्टी का क्या विशेषता है, यहाँ पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो भारत के पूर्वी तटीय मैदानी जो क्षेत्र है ना, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र, है ना, पूर्वी तटीय मैदानी जो क्षेत्र है, यहाँ पर नदी डेल्टा का विकास हुआ है। और यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है, जो क्या होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक। नेक्स्ट आपका फसल चक्रण द्वारा मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण जो है मिट्टी को बचाने में किस प्रकार सहायक है? तो हम लोग देखे थे फसल चक्र में क्या होता है, जो होता है, दो खाद्यान्न फसल के बीच, दो खाने वाला फसल के बीच एक दलहन या तिलहन का फसल लगाया जाता है। तो इसी को हम लोग फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण से क्या होता है, मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ता है। दलहन का जब हम लोग फसल लगाते हैं तो उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और इससे मिट्टी का उपजाऊ क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मिट्टी का जो पोषक क्षमता है वो क्या रहता है, बरकरार रहता है। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, कह रहा है कि फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जाता है ना। गेहूं, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मिट्टी का पोषक तत्व में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। सिर्फ खाद्यान्न फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व में कमी हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तिलहन और दलहन का खेती करके इसको फिर से प्राप्त करते हैं। मिट्टी का जो पोषक तत्व है ये दलहन और तिलहन की खेती करने से बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इस तरीक़ा से अगर हम लोग देखें तो फसल चक्रण जो है मिट्टी को बचाने में बहुत अधिक मदद करता है। तो यही बात आपको लिख देना। फसल चक्रण में हम लोग दो फसल के बीच क्या करते हैं, दो खाने वाला फसल के बीच एक जो है दलहन या तिलहन का फसल लगाते हैं। तो इससे मिट्टी का जो होता है क्या हो जाता है, मिट्टी का जो पोषक तत्व है उसका पुनः पूर्ति हो जाता है। तो इस तरीक़ा से फसल चक्रण के द्वारा मृदा संरक्षण बहुत उपयोगी होता है ना।
नेक्स्ट आपका है मृदा निर्माण के कारक बताइए। मिट्टी का निर्माण करने से पहले आप लोग क्या क्या देखेंगे, मिट्टी का निर्माण में क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, मिट्टी का निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो धरा आकृति मतलब धरती का आकृति कैसा है इस पर डिपेंड करेगा, चट्टान पर डिपेंड करेगा, जलवायु पर, वनस्पति पर, जैव पदार्थ पर और खनिज कण पर। तो ये आपको 5 याद रहना चाहिए, 4-5 इसमें से। धरती की आकृति पर मिट्टी का निर्माण डिपेंड करता है, चट्टान पर डिपेंड करता है, जलवायु पर डिपेंड करता है, वनस्पति पर डिपेंड करता है, जैव पदार्थ पर डिपेंड करता है और खनिज कण पर डिपेंड करता है। दलहन तिलहन क्या होता है, दाल के फसल को दलहन कहते हैं और तेल वाला जो फसल है उसको तिलहन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपका चना, मसूर, रहर ये सब क्या हो गया, ये सब दलहन हो गया। और सरसों ये क्या है, तिलहन है। ठीक है, आ गया जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जो मिट्टी नदी बहा करके लाता है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में हम लोग जो है चावल, धान, गेहूँ है ना, आलू, मक्का, गन्ना ये सब फसल का खेती करते हैं। हम लोग के यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक, तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में आपका गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन ये सब फसल उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन ये सब फसल उगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करिए। खादर मिट्टी किसको कहेंगे, बांगर मिट्टी किसको कहेंगे, आपको पता है अच्छे से। बांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, हम लोग बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जो पुराना वाला जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है और जो एकदम नया वाला जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है डेल्टाई मिट्टी का विशेषता लिखिए। डेल्टाई मिट्टी का क्या विशेषता होता है ना। जो नदी के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया जाता है उसी को हम लोग जलोढ़ या डेल्टाई मिट्टी कहते हैं, है ना। पूर्वी तटीय मैदान में ये मिट्टी पाया जाता है, पूर्वी तटीय मैदान में जो है ये मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी में जो है आपका चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन ये सब फसल उगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को ही हम लोग डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। ये जो है विभिन्न नदियों के द्वारा बहा करके लाया जाता है ना। और इसमें जो है गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का ये सब खेती किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, इस मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है। लेटराइट मिट्टी के बारे में, लेटराइट मिट्टी आपको बताए थे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसमें आपका चाय, कहवा और है ना, चाय, कहवा और काजू का फसल उगाया जाता है ना। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में चाय और कहवा का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें काजू का खेती के लिए भी ये उपयुक्त माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेटराइट मिट्टी है ना। लेटराइट मिट्टी आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है और इसमें जो है चाय, कहवा, काजू इत्यादि का खेती किया जाता है। इसमें चाय, कहवा और काजू का खेती किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत। चलो, तो 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए लघुत्तरीय में। बताइए आप लोग को कितना समझ में आ गया, है ना। जो हम लोग पढ़े हैं सारा क्वेश्चन वहीं से है, तो हम लोग पढ़ लिए तो अपने से भी क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। लेकिन आपको हम दोबारा करवा दे रहे हैं, एक बार पढ़ा भी दिए, दोबारा क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, है ना। तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। देख लेंगे वहाँ पर कैसे क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ कैसे क्वेश्चन आता है, दोनों आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए हम दोबारा करवा दे रहे हैं एक ही चीज़। मतलब समझिए रिवीजन में भी 2 बार आप पढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं लेकिन 2 बार पढ़ रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट और दूसरे बार क्वेश्चन आंसर, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट और दूसरे बार क्वेश्चन आंसर, दोनों हम लोग कर रहे हैं, है ना। बताइए लघुत्तरीय में आप लोग का कोई दिक्कत। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन DPP के लिए आज दे दीजिएगा प्लीज़। हम क्वेश्चन बैंक नहीं है इसलिए सिर्फ आपके नोट्स से ही पढ़ते हैं। तो नोट्स काफ़ी है ना, नोट्स में आप नोट्स अगर आपके पास है तो कोई चीज़ का ज़रूरी कहाँ है, ना बुक का ज़रूरी है ना कुछ का ज़रूरी है, इसमें सब कुछ है। इसमें क्वेश्चन बैंक भी है, आपको देखिए क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्वेश्चन बैंक इसमें है ना। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 2018, यही तो है क्वेश्चन बैंक। इसमें क्वेश्चन बैंक भी है, इसमें नोट्स में सब कुछ है। 2021 का क्वेश्चन तो 2021 यहाँ लिखा हुआ है ना, 2021 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2019 का क्वेश्चन तो यहाँ 2019 लिखा हुआ है। उसके बाद 2017 का क्वेश्चन तो ये 2017 लिखा हुआ है। 2024 तक का अपडेट है, सबसे बड़ी बात ये है 2012 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 2024 लिखा हुआ है, जो कि पूरे हम कहें तो हम अभी तक
किसी सर का नहीं देखे हैं जो 2024 तक का अपडेट है ना। 2024 तक का अपडेट आपको यहीं पर मिल रहा होगा और कहीं नहीं मिल रहा होगा। 2024 तक का अपडेट, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ। तो इसमें आपका सब कुछ है इसी में, कुछ आपको बाहर से करने का ज़रूरत ही नहीं है। नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ लीजिए, है ना। क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो वो भी टिक लगा हुआ है, खाली उसी को पढ़ लीजिए। तो जो आप चाहते हैं सब कुछ यहाँ अवेलेबल है इसमें, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग तो आप लगाइएगा ना कि कौन आपको पढ़ना है, ये तो डिसाइड करिए खुद से कि हमको पूरा पढ़ना है, 450 नंबर लाना है तो पूरा पढ़ना है, नोट्स भी पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है ना। अगर 400 नंबर में काम चल जाएगा तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, और उससे भी कम नंबर लाना है आपको, 300 नंबर लाना है तो खाली क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतना आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। पूरा नंबर लाना है तो पूरा पढ़िए, 450 नंबर लाना है तो आपको नोट्स जो लिखा हुआ है पॉइंट, है ना, कॉन्सेप्ट, उसको भी पढ़ना होगा, क्वेश्चन आंसर भी करना होगा और क्वेश्चन बैंक भी करना होगा, है ना। तब आप 450 पार करेंगे। अगर आपको 400 में खुश हैं आप तो खाली क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। और अगर आप इहो से कम में खुश हैं, 300 खाली फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, 10,000 रुपये हमको मिल जाए सरकार से, बात ख़त्म, हमको 450 500 नहीं लाना है, तो इसके लिए उपाय है खाली क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। खाली क्वेश्चन बैंक इसमें लगा हुआ है टिक, खाली उसी को पढ़ लीजिए, है ना। तो सब कुछ यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर आपका दिया हुआ है। बस आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है और उसको आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। आप सोचिए आपको क्या करना है, 450 लाना है कि 400 लाना है कि 300 लाना है कि उससे भी कम लाना है, उससे भी कम लाना है तो उसका भी उपाय है। चले, समझ गए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोग डेली डेली हम समझा रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ सब उपाय किए हुए हैं हम, है ना। सब कुछ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बताइए। जैसा चाहिए आपको वैसा मिलेगा, ठीक है। सब कुछ का यहाँ उपाय है ना, कुछ भी बचा ही नहीं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है तो आप बताइए क्या हो सकता है? इसके जितना चीज़ आपको हम करा दिए, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। करा जल करांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो जल करांतता अभी आपको हम बताएं क्या होता है। बहुत अधिक सिंचाई करने के कारण जल करांतता उपस्थित होता है। बहुत अधिक हम लोग कहीं सिंचाई कर देते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जल करांतता उपस्थित होता है ना। मृदा अपरदन में इसका क्या भूमिका है, तो मतलब अधिक सिंचाई करने के कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण अधिक सिंचाई के कारण ही हुआ है ना। पंजाब और हरियाणा में भूमि का निम्नीकरण अधिक सिंचाई के कारण ही हुआ है। यही बात आपको यहाँ पर लिखना है। जल करांतता कैसे उपस्थित होता है, तो अधिक सिंचाई करने के कारण जल करांतता उपस्थित होता है ना। अधिक सिंचाई करने के कारण जल करांतता उपस्थित होता है। मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, तो जल करांतता के कारण क्या हो जाता है, जल करांतता के कारण, है ना, मृदा का अपरदन होता है। पंजाब हरियाणा में जो है मृदा अपरदन, इसी के कारण, अधिक सिंचाई के कारण ही मिट्टी खराब हो गया है पंजाब और हरियाणा का मिट्टी, ठीक है ना। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण कैसे करेंगे हम लोग, मिट्टी का संरक्षण क्यों करेंगे, मिट्टी को बचाना क्यों जरूरी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं मृदा जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी जो है एक मौलिक संसाधन है, और इसका संरक्षण क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर मिट्टी न रहे तो हम लोग को भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिट्टी न रहे तो हम लोग को भोजन ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको बचाना क्या है, जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य चीज़ है, ठीक है ना।
मिट्टी में समस्या क्या आ रहा है, तो बहुत अधिक सिंचाई करने के कारण, बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग करने के कारण, है ना, बहुत ज़्यादा पशु को चराने के कारण मिट्टी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो इसको जो है हम लोग, है ना, अलग अलग तरीक़ा से बचा सकते हैं। जैसे मिट्टी ख़राब क्यों हो रहा है, तो वन उन्मूलन, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ काटने के कारण, बहुत ज़्यादा पशु चराने के कारण, बहुत ज़्यादा खनन करने के कारण, केमिकल का ज़्यादा उपयोग करने के कारण क्या हो रहा है, भूमि खराब हो रहा है। और इसके बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, फसल चक्रण, समोच्च जोताई, पट्टिका कृषि, रसायन का कम उपयोग हम लोग को अगर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है मिट्टी को बचाया जा सकता है ना। ये सब विधि से मिट्टी को बचाया जा सकता है। तो यही आपको लिख देना है ना। मिट्टी मृदा संरक्षण क्या है, मिट्टी को बचाना क्यों ज़रूरी है, मिट्टी क्यों ख़राब हो रहा है, मिट्टी को कैसे बचाएंगे, ये सब बात इसमें आपको लिख देना है। ठीक। उसके बाद है, भारत में ज़्यादा पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य, स्पष्ट करें। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पशु है वो भारत में ही है ना। फिर भी पैसा इससे नहीं आता है, पैसा इससे नहीं आता, इसका क्या कारण है, तो आपको लिखना है ना। भारत में पशुधन तो अधिक है, भारत में तो पशुधन तो अधिक है, लेकिन हमारे यहाँ चारागाह भूमि कम है, जहाँ पर पशु को चराया जाए, गाय भैंस बकरी को चराया जाए, है ना, ये कम है। इसी के कारण इसका जो है अर्थव्यवस्था में क्या है, योगदान नगण्य है। हमारे यहाँ इसके लिए चारा चराने के लिए भूमि ही नहीं है ना। हमारे पास गाय भैंस बकरी बहुत है, लेकिन इसको हम लोग चरा नहीं पाते हैं। इस वजह से इसका जो इससे हम लोग कमा नहीं पाते हैं, ज़्यादा ये दूध नहीं दे पाता है। इस वजह से जो है ना, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत कम है। तो ये तीनों क्वेश्चन है जो पूछा नहीं गया, भविष्य में पूछा जा सकता है, समझ करके रहिए। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी के विशेषता को बताइए। तो आपको हम पहले ही बता दिया, जलोढ़ मिट्टी हम लोग किसको कहेंगे, तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, बांगर और खादर, है ना। पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और उसके बाद कुछ और बात लिख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी में, है ना, गन्ना, गेहूँ, चावल, है ना, आलू, मक्का, ये सब खेती किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी आपका यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात आदि राज्य में पाया जाता है ना। तो ये बात आपको लिख देना है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो ये क्वेश्चन इस बार सिर्फ दीर्घोत्तरीय में पूछा गया, आगे भी रिपीट कर सकता है, नहीं तो यहाँ से तो लघुत्तरीय या ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका इधर, और बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं 2024 लिखा हुआ है ना, 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चले, तो ये आपका जो है चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा। हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। सर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा तब तो करवाएंगे ना, अभी तो आने दीजिए, आएगा तो करवा देंगे, जैसे ही आएगा तो हम करवा देंगे, है ना। जैसे ही बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा आपको हम करवा देंगे। एक दिन सेंटअप वाला भी क्वेश्चन करवा देंगे बीच में, कहिए तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, क्योंकि इंटर वाला में क्लास रहता है ना, 12th का ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, तो इस वजह से 10th वाले पर कम ध्यान देता, तब भी कम ध्यान देते हैं। और कम ध्यान देते तो इतना चीज़ आपको पढ़ाते हैं, है ना। और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते तब देखिए, तब कितना चीज़ पढ़ाते, तब तो और भारी बहुत दिक्कत हो जाता आप लोग को। ऐसे ही आप लोग परेशान रहता कि सर इतना पढ़ाते हैं, मतलब, है ना, इतना चीज़ देते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर 12th का बोझ नहीं रहता तब कितना पढ़ाते, तब तो आप लोग एकदम दिक्कत हो जाता आप लोग को भारी वाला। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा दीर्घोत्तरीय में, ठीक है ना। अब बताइए आप लोग आज क्या हाल चाल है, आज संडे का दिन है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। सही बात है ना। सर एग्जाम में अपने भाषा में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, है ना। बस आपको लिख देना है, खाली प्रैक्टिस करिए लिखने का। एग्जामिनर देखिए, बात सही होना चाहिए, भाषा अपना हो तो और अच्छा है। बात ये नहीं कि आप बोल रहा है लिखने के लिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप गाना लिख दिए तब दिक्कत हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बोल रहा है तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही लिखना है, जो आप उसके बारे में जो जानते हैं वही बात लिखना है। भाषा किताब वाला हो तब भी चलेगा, अगर आपका अपना हो तो और अच्छा है, अपने भाषा में हो तो और भी अच्छा है, ठीक है, समझ गए। हाँ, लेकिन जलोढ़ मिट्टी के बारे में बोलेगा तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही लिखना है, ऐसा नहीं लिख देंगे उसमें, है ना, मतलब कोई गाना उना नहीं लिख के आ जाएंगे। बहुत बच्चा है ना जो पूछता है जलोढ़ मिट्टी के बारे में तो लिख देता है प्रखंड हो या जिला लिख देता है, तब दिक्कत हो जाएगा, समझे। ऐसा देखते हैं बहुत सारा कॉपी भी वायरल होता है, जिसमें वीडियो वायरल होता है उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ रहता है,
तो वो सब नहीं करना है आप लोग को, बस जो बोला गया है उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे खाना भी खाते हैं तो हम लोग को हाथ से उठा करके तब खाना पड़ता है, तो मेहनत, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। अगर अगर सोच रहे हैं कि बिना मेहनत का कुछ हो जाएगा तो भूल जाइए, है ना। बिना मेहनत का थर्ड डिवीजन अगर कर सकते हैं 150 नंबर आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है ना। 30-30 नंबर सब विषय में आ जाएगा, है ना। 150 नंबर थर्ड डिवीजन कर सकता है बिना मेहनत का। और इससे ज़्यादा आगे तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का तो होने वाला नहीं है। तो मेहनत आप लोग अधिक से अधिक करिए, है ना। और ये 60 दिन खुद को जो है झोंक दीजिए अच्छे से अपने तैयारी में, और बेहतर मतलब करना है, बेहतर रिजल्ट लेकर आना है। जो 10th क्लास का जो मार्कशीट होता है इसका ज़िंदगी भर वैल्यू होता है ना, ज़िंदगी भर वैल्यू होता है। आपसे मतलब 10th में क्या नंबर आया यही लोग पूछने जाएगा। अब हम लोग से कहाँ कोई पूछने आता है आगे आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें कितना नंबर आ रहा है, कोई पूछने नहीं आता है। लेकिन जो 10th में और 12th में जो आपका नंबर आता है उसको पूरा दुनिया का लोग जानता है। आपका जो है नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, चचा चाची सब पूछेगा, सबको इसका टेंशन रहता है, पूरा गाँव का लोग का, है ना। पूरा गाँव में जितना लोग हैं उसका 10th और 12th, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ाई तो करते हैं, इसके बाद आपको और बढ़ जाता है ज़िंदगी में बोझ, लेकिन उसके बारे में कोई आपसे पूछने नहीं आता कि आपका क्या हुआ, है ना। और अगर आप कहीं, आपका मान लो कहीं आप जाएंगे नौकरी भी करने, तो वहाँ इंटरव्यू होगा, उसमें भी आपको 10th के बारे में ही पूछा जाएगा ज़्यादा, या 12th के बारे में ही। उसी से उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसा था, है ना, पढ़ने में, या कैसा उसका मतलब ये चीज़ था। तो 10th में आपका कितना नंबर है, 12th में। शादी ब्याह भी होगा तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा 10th में कितना नंबर था, 12th में कितना नंबर था। तो इसलिए 10th और 12th का जो नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए आपको पूरा अच्छे से मेहनत करना है और अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के भी आना है। देखिए कितना भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हमको प्रयास पूरा करना है अपना, अधिक से अधिक दम लगा देना है ना। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 300 ही आया तो क्या, इसका मतलब क्या है कि 300 नंबर आ गया तो इसका मतलब आगे कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 300 नंबर आपको आ गया तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूरा प्रयास करना। आपके पास ऑप्शन है, इतना अच्छा जगह आप जुड़े हैं, है ना, जहाँ ड्रीम 450 का आपको सपना दिखाया जाता है। यहाँ से हज़ारों बच्चा हर साल ड्रीम 450 को अचीव करता है। तो आप लोग भी इसको जो है प्राप्त करिए, है ना। ये चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसको आप जो है ना, यहाँ पर इसको जो है ये करिए, इससे ज़्यादा लेकर के आइए, स्टेट टॉपर, जिला टॉपर जो है बन करके दिखाइए, है ना। आपको मौका मिला है, ठीक है, इसी वजह से। हाँ, और नहीं तो मतलब जो भी है ठीक है, लेकिन मतलब कोशिश अपना पूरा करना 100%। 100% आपको कोशिश करना जितना नंबर आए, है ना। प्रयास करना है कि हम लोग स्टेट टॉपर, जिला टॉपर तक पहुँचे, ठीक है। ये आप लोग को प्रयास करना है। पढ़ते समय सर नींद आता है, क्या करें, तो इसका कोई गोली हमारे पास नहीं है ना। आप अपने आप को जगाइए, सोचिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना ज़रूरी है कि सोना ज़रूरी है, पढ़ने से हमारा भविष्य बनेगा कि सोने से हमारा भविष्य बनेगा, है ना। तो दिमाग पर जोर दीजिए थोड़ा, अपने नींद कम आएगा। टेंशन नहीं है इसीलिए नींद आ रहा है। जो आदमी को टेंशन रहेगा उसको नींद आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि आपको टेंशन नहीं है एग्ज़ाम का, इसलिए आपको नींद आ रहा है, ठीक है। अगर हमको काम रहेगा, हमको पढ़ाना है बच्चों का, हमको आप लोग का टेंशन है तो हमको नींद आएगा नहीं, नींद आएगा। नींद आएगा भी तो आप लोग इतना फ़ोन ऑफिस में करिएगा कि हमको कोई ना कोई आके उठा ही देगा, है ना। तो इसीलिए टेंशन है तो नींद नहीं है, और जिसको टेंशन नहीं है उसी को नींद आ रहा है। मतलब जो नींद आ रहा है वो लापरवाह है, टेंशन उसको कम है, इसीलिए नींद आ रहा है। जिस दिन आप इसके बारे में सोचने लगिएगा उस दिन आपको नींद आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? नॉन हिंदी वाले बच्चों मिल जाएगा क्लास, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो जितना चैप्टर हो रहा है उसको पढ़ते रहिए, फिर हम लोग थोड़ा क्लास ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन कर देंगे आपको, लास्ट लास्ट तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज भी एक क्लास लेंगे, आज एक क्लास होगा नॉन हिंदी का, देखते हैं। कोई दिक्कत और आप लोग को? जैसे आप क्वेश्चन आंसर को लिखाते हैं वैसे ही लिखने से पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा,
है ना, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम अच्छे से लिखा गया आंसर, पॉइंट है इसमें, थोड़े हम गाना लिख दिए जो आपको नंबर नहीं मिलेगा। दो महीना में सर तैयारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेहनत करना होगा, है ना, बैठे बैठे नहीं होगा, मेहनत करिएगा, कुछ भी संभव है, एक महीना में भी हो सकता है, लेकिन उतना मेहनत तो करिएगा तब। हम तो बोले आप हमको 60 घंटा दीजिए, तो 60 घंटा मतलब कितना दिन, 2 दिन, 60 घंटा मतलब 3 दिन। 3 दिन अगर आप 24 घंटा लगातार पढ़िएगा तो 3 दिन में आपका एसएसटी खत्म हो जाएगा। तो 60 घंटा आपको हम बोल रहे हैं खाली दीजिए एसएसटी के लिए, इसका मतलब कहाँ हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, 20-20 घंटा, 3 दिन दीजिए, 60 घंटा खत्म। मतलब इतना मेहनत लेकिन तो करना होगा, पॉसिबल है, इतना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 20-20 घंटा 3 दिन पढ़े, 60 घंटा में आपका पूरा एसएसटी खत्म। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चले, चलिए, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए और खूब मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन में पीछे जो चीज़ पढ़ाया हुआ है उसको आपको पढ़ना है ना, बार बार, और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन आंसर लिखने का, प्रैक्टिस किसको करना है, क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है। या क्वेश्चन बैंक लीजिए, एसएसटी का क्वेश्चन बैंक उठाइए, ईयर वाइज कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें बनाइए आप, 80 ऑब्जेक्टिव दिया है आपसे, कितना बनता है ना, लघुत्तरीय आपका कितना बनता है एसएसटी में, दीर्घोत्तरीय आपका कितना बनता है, और देखिए जितना बनाना है उतना बन जाता है या नहीं बनता है, ये आपको चेक करना है, यही हुआ प्रैक्टिस, है ना। या जो क्वेश्चन आंसर आपको हम डेली करवाएं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है ना, टिक, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम से कम उसको लिखने का प्रैक्टिस करना है ना। तभी तो एग्जाम में जितना अधिक खिलाड़ी, जितना अधिक पहले प्रैक्टिस करके जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ करता है, पिच पर करता है। तो इसीलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, चले, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।